431 सी नियान ने कुछ दिनों तक घर पर आराम किया। वो अच्छे से खा पी सकती थी और फिलहाल उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हो रहा था, मानो उसकी गर्भावस्था सिर्फ एक सपना थी। क्योंकि सभी बच्चों की कक्षाएं थीं और वो बहुत ऊब गई थी, इसलिए उसने कुछ दिनों तक आराम करने के बाद कक्षाओं के लिए स्कूल लौटने का विकल्प चुना। बहन सी नियान, क्या आप पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं? मैंने आपको स्कूल में क्यों नहीं देखा? उसे देखकर लियू नाना ने जल्दी से हाथ हिलाया। सी नियान ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे थोड़ी अस्वस्थता महसूस हो रही थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। बोलने के बाद उसने देखा कि झांग जू वहां नहीं है और पूछा, यहाँ सिर्फ तुम ही क्यों हो? उस रात उसने झांग जू को कुछ अपरिचित पुरुषों और महिलाओं के साथ देखा था, जो शायद शराब पीने के लिए बाहर जा रहे थे। उस समय झांग जू ने उसे न देखने का नाटक किया और सी नियान ने उसका पर्दाफाश नहीं किया। लेकिन कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। हालांकि वो दूसरों के निजी मामलों में दखल देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। मैं अभी तुम्हें यही बताने वाली थी। हाल ही में शियाओक्सू ने कहा कि उसे नौकरी मिल गई है और वह काम करने के लिए पूरे दिन क्लास बंद कर रही है और छुट्टी ले रही है। मुझे सच में नहीं पता कि वह क्या सोच रही है। वह जानती थी कि झांग जू का परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन बात इतनी भी बिगड़ी नहीं थी कि उनका गुजारा न हो सके। इस समय उनकी पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हालांकि झांग जू ने चेन हाउरान और बड़े शहर की समृद्धि को देखा होगा, इसलिए उसे अपनी प्रतिष्ठा बचाने की अधिक चिंता थी। आते ही उसने बाल बनवाए, सौंदर्य प्रसाधन खरीदे और नए कपड़े लिए। उसके परिवार ने उसे इस महीने के खर्चे भेजे थे और उसने वो सब खर्च कर दिए थे। ऐसा नहीं था कि लियू नाना ने उसे मनाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन झांग जू ने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकी। खैर, कॉलेज शुरू करने के बाद से ही उसे महसूस होने लगा था कि झांग जू में बदलाव आने लगा है। वह ठीक से बता नहीं पा रही थी, लेकिन वो कुछ हद तक घमंडी लग रही थी। सी नियान असमंजस में थी, चेन हाउरान का क्या हुआ? वे दोनों कैसे हैं? चेन हाउरान का परिवार इतना अमीर था, अगर उसके मन में झांग जू के लिए वाकई भावनाएं थीं, तो उसे उन लोगों के साथ घुलने मिलने नहीं देना चाहिए था। लियू नाना ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी पक्का नहीं पता। असल में शुरुआत में चेन हाउरान उसके प्रति काफी उत्साहित लग रहा था, लेकिन अब वो कुछ समय से हमारे साथ घूमने नहीं आया है। अमीर लोग, आप जानते हैं, उनके आसपास इतने सारे दोस्त होते हैं, उनके पास हमारे लिए समय कैसे होगा? इसके अलावा हमारी मुलाकात तो बस संयोग से हुई है, हमारे बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। सी नियान ने सिर हिलाया, उसे लगा कि उसकी बात में दम है। चेन हाउरान जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि में सामाजिक स्थिति का मेल होना बहुत जरूरी होता है। अगर झांग जू और उसके बीच कुछ होता भी, तो उनके लिए भविष्य बनाना मुश्किल होता। इसके अलावा अभी तक उनके बीच कुछ भी ठोस नहीं हुआ था। शायद शुरुआत में ये सिर्फ एक नयापन था, शायद पसंद भी नहीं थी। झांग जू थोड़ी अटपटी और तुच्छ थी, लेकिन यह असहनीय नहीं थी। बात बस इतनी सी थी कि चेन हाउरान की शुरुआती दिलचस्पी खत्म हो जाने के बाद स्वाभाविक रूप से वह उसका पीछा करना जारी नहीं रखेगा। लेकिन जहां एक और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, वहीं झांग जू ने इसे दिल पर ले लिया होगा। अफसोस, जब कोई भोली भाली लड़की शहर आती है, तो उसके लिए इस तरह के रंगीन मिजाज लड़कों से मिलना सबसे आसान होता है, जो उसे भ्रम में डाल देते हैं और उसे यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उसके पास मौका है। पहले, जब चेन हाउरान उसके प्रति थोड़ा सा भी उत्साह दिखाती थी, तो वह बेहद ईर्ष्यालु हो जाती थी। इसलिए अब उसका इतना पागलपन भरा व्यवहार करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सी नियान ने अपना सिर हिलाया। दोपहर में वह खाना खाने के लिए कैफेटेरिया गई। आज कैफेटेरिया में मीठी पेस्ट्री देखकर वह एक पल के लिए दंग रह गई। वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे झांग जू ने माफी के तौर पर उसे दिए थे। चेन हाउरान अचानक प्रकट हुई और बोली, बहन, आखिरकार तुम कक्षा में वापस आ ही गई। मैंने सुना है तुम्हारे गृहनगर का अनसुलझा मामला सुलझ गया है, तुम डरी तो नहीं थी ना? तुम तो कई दिनों से कक्षा में नहीं आई थी। सी नियान ने उसकी तरफ देखा और हल्के से कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, बस कुछ निजी समस्याएं थीं। अब मैं ठीक हूँ। जूनियर, क्या वह तुम्हारी बहन है? वो बहुत सुंदर है। इसके बाद सी नियान ने देखा कि उसके बगल में एक महिला भी थी। वह बड़ी रूपवती थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लियू नाना ने कहा कि उसने उनके साथ घूमना फिरना बंद कर दिया था, पता चला कि उसे एक नई प्रेमिका मिल गई थी। अफसोस, ऐसा लगता है कि उसे अपने पिता का रोमांटिक और चंचल स्वभाव विरासत में मिला है।
वो मेरी सगी बहन नहीं है, बस एक रिश्तेदार है, लेकिन उसे बहन कहना ज्यादा अच्छा लगता है। चेन हाउरान मुस्कुराई और बोली, वैसे बहन, झांगजू और बाकी लोग कहाँ हैं? वे आपके साथ क्यों नहीं हैं? उसके बगल में खड़ी लड़की उसके लिए खाना ला रही थी और उसने उससे पूछा, भाई हाओ, आज ये मिठाई है। मुझे याद है ये आपकी पसंदीदा है, क्या मैं और ले आऊं? चेन हाउरान ने औपचारिक उत्तर दिया। सी नियान ने अपनी निगाहें हटा ली और उदासीनता से कहा, मुझे नहीं पता, मैं छात्रावास में बहुत कम ही रहती हूँ। सच है, मैंने भी पिछले कुछ दिनों में उन्हें नहीं देखा है, और हमने साथ में बाहर जाने के बारे में भी बात की थी। सी नियान ने ठंडी प्रतिक्रिया दी, एक तरफ चली गई और खाने के लिए बैठ गई। इसी समय लियू नाना वहां पहुंची। सी नियान ने उनके लिए एक सीट बचा कर रखी थी, और उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा, शुक्र है आपने मेरे लिए सीट बचा कर रखी, बहन सी नियान, वरना आज मुझे खाने के लिए जगह ही न मिलती। उसने झांग जू के लिए खाना पैक किया और वापस चली गई। झांग जू देर रात वापस लौटी और जब वह लौटी तो वह सो रही थी। लियू नाना को ठीक से पता नहीं था कि वह क्या कर रही है, इसलिए वह काफी चिंतित थी। उसने अपना खाना लिया और सी नियान के बगल में बैठ गई। चेन हाउरान को एक लड़की के साथ देखकर वह रुक गई, फिर मुस्कुराई और अभिवादन करते हुए बोली, चेन हाउरान, तुम भी यहाँ हो? हाँ, सिर्फ तुम ही क्यों? क्या झांग जू आमतौर पर तुम्हारे साथ नहीं रहती? चेन हाउरान को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने उलझन में पूछा। वह छात्रावास में आराम कर रही है और खाने के लिए बाहर नहीं आई। वह सुस्त लग रही थी, इसलिए मैंने उसे नहीं जगाया। इसके बाद लियू नाना ने बोलना समाप्त किया, तभी उनकी नजर उसके बगल में रखी मिठाइयों पर पड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, पहले शियाओक्सू ने कहा था कि तुम्हें ये मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ था, पर मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये सच होंगी। उस दिन उसने काफी सारी मिठाइयाँ पैक की थी और कहा था कि वो तुम्हें देंगी। अरे, कब? चेन हाउरान थोड़ा असमंजस में था। अभी कुछ समय पहले। सी नियान थोड़ी देर रुकी। वह आमतौर पर घर पर खुद ही पेस्ट्री बनाती थी, और उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि स्कूल में भी पेस्ट्री मिलती हैं। इसलिए जब झांग जू ने उसे पेस्ट्री दी, तो उसने सोचा कि झांग जू ने ही बनाई है, और उन्हें अपने पास रख भी लिया। हालांकि स्वाद थोड़ा ज्यादा मीठा और गाढ़ा था, जो उसे पसंद नहीं था, फिर भी अपने हाथों से बनी होने के सम्मान में उसने उन्हें पूरा खा लिया। मुझे नहीं पता, मुझे तो कभी कुछ मिला ही नहीं। आपको शायद गलत याद होगा। चेन हाउरान ने अपना सिर हिलाया। दरअसल उस दिन उन्हें सी नियान के बारे में गलतफहमी होने की बात पता चली और उन्होंने मूल रूप से झांग जू के साथ मामले को स्पष्ट कर दिया था। बाद में झांग जू ने उन्हें एक पत्र लिखकर दोपहर में मिलने का अनुरोध किया। चेन हाउरान काफी खुश थी और उसे ढूंढने के लिए सुबह जल्दी ही चली गई। लेकिन उसने झांग जू को एक आदमी का हाथ पकड़े हुए देखा। उसे नहीं पता था कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा था, शायद कुछ कबूलनामा। उसका चेहरा बहुत लाल था, और उसने न तो सहमति जताई और न ही इनकार किया। उस समय चेन हाउरान को ये सब बिल्कुल अर्थहीन लगा, तो वह बस चला गया। शुरू में उसे झांग जू के लिए थोड़ा स्नेह था। ट्रेन में उसका सामान चोरी हो गया था और वह सीधे उसकी बाहों में आ गिरी। उसने सादे कपड़े पहने थे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और छोटा सा चेहरा था, और वह बेहद प्यारी और मासूम दिखती थी। इससे उसके दिल में खुजली होने लगी, इसलिए वह बाद में हमेशा उनकी मदद करता था। उसने सिस्टर सी नियान के साथ हुई गलतफहमी के लिए उसे भी दोषी नहीं ठहराया। आखिरकार ये वही था जिसने स्पष्ट रूप से नहीं समझाया था, और वह इस बात से काफी खुश था। किसने सोचा होगा कि वो उसकी पीठ पीछे ऐसा व्यवहार करेगी? लियू नाना भी असमंजस में थी, लेकिन चेन हाउरान के पास इस बारे में झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। भूल जाओ, उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी नियान ने भी कुछ नहीं पूछा और उन्होंने झांग जू का जिक्र दोबारा नहीं किया। इसके बजाय लू याओ खाने के लिए अंदर आई। जैसे ही वह बैठी, उसने पास में बैठे एक समूह को देखा। वह रुकी, पास गई और सी नियान को एक लिफाफा देते हुए बोली, यह अनुवाद शुल्क है जो तुमने पहले कमाया था। अंग्रेजी शिक्षिका ने देखा कि तुम यहाँ नहीं हो और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसे तुम्हें दे दूं। सी नियान ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे धन्यवाद दिया। लू याओ कुछ नहीं बोली और एक तरफ जाकर बैठ गई और खाने लगी। छात्रावास में रहने वाले ये चारों लोग वाकई काफी अजीब थे। झांग जू के व्यवहार को देखते हुए सी नियान अब उससे ज्यादा बातचीत नहीं करेगी। सी 432 शुरू में उसे लगा कि दूसरे पक्ष की गलतफहमी होना स्वाभाविक है, और माफी मांग लेने के बाद इस मामले को खत्म कर देना चाहिए।
अब जाकर उसे एहसास हुआ कि कैफेटेरिया से खरीदी गई पेस्ट्री शायद मूल रूप से चेन हाउरान के लिए थी, लेकिन उन्होंने झूठ बोला और दावा किया कि वे विशेष रूप से उसके लिए हाथ से बनाई गई थीं। इससे उसे वास्तव में काफी खुशी हुई थी और उन्हें लेकर इतना बुरा सोचने के लिए उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई थी। लेकिन अब जब सी नियान को होश आ गया था, तो उसे एहसास हुआ कि उसने उनके बारे में बहुत अच्छी राय बना ली थी। अब उसका इन रूममेट्स के साथ कोई झंझट करने का इरादा नहीं था। उसने पूरी तरह से अपने बच्चों और पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला किया। उसने अपनी स्थिति अपने काउंसलर को भी समझाई। ये जानते हुए भी कि वह प्रवेश परीक्षा में टॉप स्कोरर थी, काउंसलर ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि वह जल्दी स्नातक होना चाहती है और 2 साल के भीतर अपने सभी कोर्स पूरे करना चाहती है। परामर्शदाता ने उसे ये भी सलाह दी कि जल्दबाजी में काम खराब होता है और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहा, क्योंकि पढ़ाई में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। लेकिन इस बार सी नियान ने सलाह नहीं मानी। जब उसने अपना मन बना लिया तो शिक्षक ज्यादा कुछ नहीं कह सका। आखिरकार उनके स्कूल की स्थापना के बाद से इस तरह की स्थिति पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं थी। जल्दी स्नातक होने की बात तो दूर, ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें छात्रों को 16 या 17 वर्ष की आयु में विशेष प्रवेश दिया गया और उन्होंने केवल 1 या 2 वर्षों में ही स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। इसलिए वो इसके लिए सहमत हो गई। स्कूल में सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद सी नियान ने मियाओ चुनहुआ से फोन पर संपर्क किया और उसके नए ब्रांड में निवेश करने की योजना बनाई। पिछली बार जब मियाओ चुनहुआ ने उसे किपाओ पहने देखा था, तो उसने सोचा था कि यह बहुत सुंदर लग रहा है और उसने एक पारंपरिक चीनी शैली का ब्रांड बनाने की अपनी योजना का जिक्र किया था। उसने पहले भी सी नियान को अपने साथ आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन सी नियान तुरंत सहमत नहीं हुई थी। अब वो इसलिए सहमत हो गई क्योंकि उसने पुष्टि कर ली थी कि मियाओ चुनहुआ एक भरोसेमंद व्यक्ति थी। इसके अलावा वो केवल निवेश कर रही थी, उसे भविष्य में काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह घर बैठे ही लाभांश प्राप्त कर सकेगी। सी नियान अपने पिछले जीवन की 9 से 6 बजे वाली नौकरी से बहुत पहले ही उब चुकी थी। इस जीवन में स्वाभाविक रूप से वह स्नातक होने के तुरंत बाद किसी भी कंपनी में शामिल नहीं होना चाहती थी। कॉर्पोरेट जगत में संघर्ष करते हुए बड़ा पद हासिल करने की उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। उसे उन धनी महिलाओं से कहीं अधिक ईर्ष्या होती थी जो घर पर रहती थीं, किराया वसूलती थीं और महजों खेलती थीं। एक नए जीवन में पुनर्जन्म लेने के बाद जब उसे आराम करने का मौका मिला, तो कड़ी मेहनत क्यों करे। जो भी कठिनाई सहना चाहता है वह सह सकता है। वैसे भी वो अब और कठिनाई नहीं सहना चाहती थी। मियाओ चुनहुआ सी नियान को बहुत पसंद करती थी और कभी कभी उसे कुछ नई चीजें भेजा करती थी। ये जानते हुए कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है और उसे क्या देना है, इस बारे में अनिश्चित होने के कारण सी नियान ने कुछ खाना बनाया और उसे भेज दिया। मियाओ चुनहुआ को विशेष रूप से अपने द्वारा अचार बनाई गई सूखी मूली बहुत पसंद थी। भेजा गया एक बॉक्स वह 1 सप्ताह में ही खत्म कर देती थी। कुरकुरा और मसालेदार, यह उसका सबसे पसंदीदा स्वाद था। राजधानी की बात करें तो उसे काफी समय से कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी जो उसके स्वाद के लिए इतनी उपयुक्त हो। जब भी मियाओ चुनहुआ खुश होती थी, तो वह उपहार देना चाहती थी। उसने बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी के लिए उपहार भेजे। दा हुआंग के पास भी इतने कपड़े थे कि वह उन सभी को पहन नहीं पाता था। वह हर दिन बिना दोहराए अलवी का एक अलग पीस पहनता था। जब उसे बाहर ले जाया गया, तो लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि वे उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देखते थे। क्या ये कुत्ता था? ये स्पष्ट रूप से चलता फिरता पैसा था। हालांकि दा हुआंग इतना क्रूर था कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसे लूटे। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता गया, झोउ जेहान का व्यवसाय जारी रखना संभव नहीं रहा। क्योंकि बहुत ठंड थी, इसलिए अब कोई भी आइसक्रीम नहीं खा रहा था। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था, उसका गुल्लक लगभग भरा हुआ था, लेकिन उसे इस समय तापमान में इतनी गिरावट की उम्मीद नहीं थी। वो केवल अपने बड़े भाई के पास जा सकता था और उससे पूछ सकता था कि क्या वह सर्दियों में खाने के लिए कुछ बना सकता है। सर्दियों में बहुत ठंड होती है और कोई भी कक्षा से बाहर नहीं निकलना चाहता। ऐसे में कुछ भी बेचना फायदेमंद हो सकता है। झू युएडोंग ने एक पल सोचा और फिर कहा, पैनकेक बनाना बहुत झंझट भरा काम था और आइसक्रीम के विपरीत इन्हें लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता था। अगर ये गीले हो जाते तो इनका स्वाद खराब हो जाता। इसलिए पका हुआ भोजन उपयुक्त नहीं था। कुछ सोचने के बाद झू जेडोंग ने उसे बेचने के लिए कुछ लोकप्रिय छोटे स्नैक्स का स्टॉक करने के लिए कहा। हालांकि झू जेहान को ये काम ठीक से याद नहीं था, क्योंकि जब बहुत सारी चीजें हो जाती थीं, तो वो कीमतों का हिसाब नहीं रख पाता था।
सभी को ठंड से डर लगता था, लेकिन झो जेहान को नहीं। पिछले 6 महीनों से वह अपने पिता के साथ व्यायाम कर रहा था, यहाँ तक कि हर सुबह दौड़ने भी जाता था। उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी, इसलिए जब भी लोगों को कुछ खाने की इच्छा होती थी, तो झो जेडोंग अपने छोटे भाई से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उन्हें खाना भिजवा देते थे। उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें खाना मिल जाता था, और वह भी मूल कीमत पर। कौन तैयार नहीं होगा? झो जेडोंग द्वारा तैयार किए गए छोटे छोटे स्नैक्स एक ही दिन में बिक गए। उसे नाश्ता बेचकर पैसे कमाते देख शाओ बोवेन को वाकई समझ नहीं आया। उसे याद आया कि झो परिवार काफी अमीर था और बड़े घर में रहता था। फिर भी उन्हें पैसे कमाने की क्या जरूरत थी? लेकिन इतने सारे लोगों को झो जेडोंग से सामान खरीदते देख उसे थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। झो युहान भी हर जगह दौड़ता फिरता था और जियांग जियो उसके पीछे पीछे एक छोटी पूंछ की तरह चलती रहती थी, जिससे कई लोग उसे पहचानने लगे थे। ये कैंडी 20 सेंट प्रति पैकेट है और यह बिस्किट 10 सेंट का है। कुल मिलाकर 30 सेंट हुए। जियांग जियो ने उंगलियों पर गिनकर हिसाब लगाया और झो जेहान ने तुरंत अपनी जेब से बिस्कुट और मिठाई निकालकर ग्राहक को दे दी। जियांग जियो पैसे इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार था। पैसे लेकर वे मुश्किल से कुछ कदम ही चले थे कि एक मोटे ताजे लड़के ने उनका रास्ता रोक दिया। क्या तुम ही लोग आजकल मेरे परिवार का कारोबार चुरा रहे हो? दूसरे पक्ष ने उन्हें तिरछी नजरों से देखा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और 2 कदम पीछे हट गए। अंततः उन्हें अपने सामने खड़े लड़के की स्पष्ट झलक मिली, जिसकी छोटी छोटी आंखें और एक बड़ा बेसिन जैसा चेहरा था। वह उनसे उम्र में बड़ा लग रहा था। आप कौन हैं? दूसरे बच्चे ने उलझन में पूछा। लड़के ने अपने अंगूठे से अपनी ओर इशारा किया। मैं स्कूल की कैंटीन का छोटा सा बॉस शी शियांग हूँ। इस स्कूल में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे न जानता हो। उसका लहजा बहुत ही गर्वपूर्ण था। सेकंड चाइल्ड और जियांग जियो ने एक दूसरे की ओर नजरें मिलाईं। अगर हम आपको नहीं जानते तो क्या होगा? यह असंभव है, स्कूल में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे न जानता हो। दोनों ने हैरानी से कहा, लेकिन हम आपको बिल्कुल नहीं जानते। दूसरा पक्ष अपमान से आग बबूला हो गया। मैं इस छोटी सी दुकान का मालिक हूँ। आपको मुझे जानना होगा, नहीं तो भविष्य में जब आप मेरी दुकान पर आएंगे, तो मैं आपको कुछ भी नहीं बेचूंगा। ओह! दोनों ने लापरवाही से सिर हिलाया और जाने ही वाले थे। उन्हें अभी भी अपना अगला ऑर्डर डिलीवर करना था। चलते चलते वे शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। जियू, क्या तुमने सुना? उसका नाम पूप फ्रैग्रेंस है। भला किसी का ऐसा नाम कैसे हो सकता है? जियांग जियू ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, उसके माता पिता बहुत अजीब हैं। वो बहुत दयनीय है। ये सुनकर शी जियांग का छोटा सा चेहरा तुरंत उतर गया। वह बेहद घिनौना दिख रहा था। उसे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि लोग उसे पूप फ्रैग्रेंस कहकर बुलाते थे। आप लोगों को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। पूप, खुशबूदार सहपाठी, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? दूसरे बच्चे ने उलझन में दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। शी जियांग इतना गुस्से में था कि उसके छोटे से चेहरे की चर्बी कांपने लगी। मेरा उपनाम शी है, पूप नहीं। तुम बस रुक जाओ। मैं अभी अपने माता पिता को बताऊंगी कि तुम हमारा कारोबार चुरा रहे हो, और मैं शिक्षक से तुम्हारे सारे स्नैक्स जब्त करवा दूंगी। दोनों ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। क्यों? क्या हमने आपको नाराज किया? जब तक आपको पता है। दूसरे बच्चे ने कहा, तो हम आपसे माफी मांग लेंगे। क्या आप शिक्षक को नहीं बता सकते? शी जियांग, ठीक है, मुझसे माफी मांग लो। सेकंड चाइल्ड और जियांग जियू, हमें खेद है। हमें आपका नाम गलत नहीं लेना चाहिए था और आपको पूप फ्रेग्रेंस नहीं कहना चाहिए था। शी जियांग, आसपास बैठे सहपाठी जोर से हंसने लगे। शी जियांग इतना गुस्से में था कि उसका छोटा सा चेहरा बिगड़ गया। तुम लोग, मैं वापस जाकर अपने माता पिता को सब कुछ बताऊंगा। इतना कहकर वह रोते हुए भाग गया। झो जेहान और जियांग जियू ने एक दूसरे को देखा, वे पूरी तरह से अचंभित थे। वह पहले ही माफी मांग चुका था, तो वह और भी ज्यादा गुस्सा कैसे हो सकता था? वह इतना विशाल था, फिर भी इतना तुच्छ था। दोनों ने सिर हिलाया, मुड़े और चले गए। उन दोनों ने इस छोटी सी घटना को दिल पर नहीं लिया, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि शी जियांग की वजह से उनका व्यवसाय अब जारी नहीं रह पाएगा। C433 स्कूल में कोई भी छोटी सी दुकान खोलने वाला व्यक्ति जान पहचान का मालिक होता था। झो जेडोंग ने इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले स्वाभाविक रूप से इस संभावना के बारे में सोचा था, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी इसके होने की उम्मीद नहीं थी। शिक्षक और दुकान के कर्मचारियों को उसका सामान जब्त करने के लिए आते देख किनारे खड़े फोंग बोवेन को बहुत चिंता हुई।
हालांकि जो जेडॉन के साथ उसका रिश्ता उतना घनिष्ठ नहीं था, फिर भी वे एक दूसरे को सबसे लंबे समय से जानते थे। इसलिए उसे डर था कि शिक्षक उन्हें दंडित करेंगे। और सच में शिक्षक ने उनके माता पिता को बुलाया। उन पर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने, पढ़ाई में मन न लगाने और स्कूल में पढ़ाई के बजाय व्यापार करने का आरोप लगाया गया था। किसी बुरी घटना के डर से फॉन्ग बोवेन ने घर लौटते ही दादी फॉन्ग को इस बारे में बता दिया। ये सुनकर दादी फॉन्ग तुरंत चिंतित हो गईं। क्या उनके परिवार को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? इस स्कूल में भी बच्चों द्वारा थोड़ा बहुत व्यापार करने से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कितनी छोटी सोच है। फिर उसने कुछ गर्व के साथ कहा, ये बच्चा वाकई कमाल का है। इतनी कम उम्र में ही उसे व्यापार करना और पैसा कमाना आता है। फैंग बोवेन को भी ईर्ष्या हो रही थी। आखिर झो जेडोंग हमेशा उससे पहले इन चीजों के बारे में कैसे सोच लेता था? रोजाना पढ़ाई करने के अलावा ऐसा लगता था कि वो और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता था। हालांकि दूसरे लोग कहते थे कि वह बहुत बुद्धिमान था, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। लेकिन फॉन्ग बोवेन को लगा कि वह बेहद मूर्ख था। बीजिंग शहर में शरद ऋतु के अंत में बहुत ठंड थी और हवा असाधारण रूप से तेज थी, इतनी तेज कि लोगों को उड़ा ले जा सकती थी। उत्तर में होने के कारण यहाँ बहुत सूखा था। अगर कोई मास्क और टोपी नहीं पहनता तो हवा के कारण उसकी त्वचा फट सकती थी। सी नियान को अब बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं था। 2 महीने की गर्भवती होने के कारण उसका पेट थोड़ा उभर गया था और अब उतना सपाट नहीं था, लेकिन सी नियान को अभी भी कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। कई बार उसे संदेह होता था कि कहीं डॉक्टर ने जांच में कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि गर्भवती होने के बाद उसे इस बात की चिंता थी कि उसे उल्टी होगी, वह ठीक से खाना नहीं खाएगी, भूख नहीं लगेगी, इत्यादि। लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, इनमें से कोई भी स्थिति घटित नहीं हुई। झू युएशेन ने उसे एक क्लासिक शेवरले सेडान कार खरीद कर दी। चूंकि सी नियान गर्भवती थी, इसलिए उसने उसे कभी गाड़ी चलाने नहीं दी। वो उसे हर दिन स्कूल ले जाता और वापस लाता था। आज तक सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन आज जब वो घर पहुंची तो अचानक ही शिक्षक ने उसे बुला लिया। शिक्षक ने बताया कि दोनों बच्चे स्कूल में छोटा मोटा कारोबार कर रहे थे, जिससे स्कूल का अनुशासन बिगड़ रहा था, इत्यादि। खैर, मामला काफी गंभीर लग रहा था। इसका तात्पर्य ये था कि उन्हें तुरंत वहां पहुंचना होगा। हालांकि सी नियान के लिए अभिभावक की भूमिका निभाना पहली बार नहीं था। जब तक मामला लड़ाई झगड़े या चोट लगने से जुड़ा न हो, वह इसे स्वीकार कर सकती थी। ये बात सिर्फ इतनी थी कि उसे उम्मीद नहीं थी कि सबसे बड़े बच्चे का कारोबार इतना बढ़ जाएगा कि दुकान के मालिक ने ही उसकी शिकायत कर दी। दंपति जल्दी से स्कूल की ओर दौड़े, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि कैंटीन की मालकिन दोनों बच्चों की ओर इशारा करते हुए उन्हें उपदेश दे रही थी। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कैसे सिखाया, इतनी कम उम्र में ऐसे बुरे काम करना? एक नजर में ही पता चल जाता है कि तुम अजनबी हो। बीजिंग शहर के बच्चे आमतौर पर गोरे और कोमल होते थे, इन दोनों बच्चों के विपरीत जिनकी त्वचा काफी सांवली थी। पहली नजर में ही यह स्पष्ट हो गया था कि वे स्थानीय निवासी नहीं थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे ऐसा करेंगे। दूसरे बच्चे ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ। दुकान की मालकिन, अगर आप बाहरी नहीं हैं, तो आप क्या हैं? दूसरा बच्चा, मैं एक देहाती गंवार हूँ। टकशॉप की मालकिन, सब लोग, झू युशिन और सीनियान। दोनों बच्चों के माता पिता को आखिरकार आते देख कक्षा शिक्षिका ने राहत की सांस ली और जल्दी से उनका अभिवादन करते हुए कहा, आप छोटे डोंग और छोटे हान के माता पिता होंगे। कृपया अंदर आइए। अपने माता पिता को आते देख दूसरा बच्चा तुरंत दौड़कर सी नियान का हाथ पकड़ने गया और समझाने लगा, माँ, मैंने और मेरे भाई ने सच में उसका व्यवसाय नहीं चुराया। बात बस इतनी है कि कक्षा से बाहर निकलने में सबको आलस आ रहा था, इसलिए हमने सामान पहुंचाने में मदद की। उसे डर था कि सी नियान सोचेगी कि उसने और उसके भाई ने फिर से कोई मुसीबत खड़ी कर दी है। सी नियान ने उसका सिर सहलाया और उससे कहा कि चिंता न करो। झो जेडोंग असहज होकर वहीं खड़ा रहा। उसने पहले सोचा था कि शिक्षक द्वारा उनका सामान जब्त करने और उन्हें व्यापार करने से रोकने के बाद मामला खत्म हो जाएगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुकान का मालिक उनके माता पिता को फोन करने पर जोर देगा। एक युवा जोड़े को देखकर दुकान की मालकिन ने तुरंत अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। आप इन दोनों बच्चों के माता पिता हैं, है ना? आप अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं? आप भले लोग लगते हैं, फिर भी आप अपने बच्चों को ऐसे अनैतिक काम करने देते हैं। पिछले कुछ दिनों से वह सोच रही थी कि कम लोग खरीदारी करने क्यों आ रहे हैं।
लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। जब उसका बेटा रोते हुए घर लौटा और कहने लगा कि कोई उनका कारोबार चुरा रहा है, तब उसे एहसास हुआ कि प्राथमिक विद्यालय के छात्र वास्तव में ऐसा कर रहे थे। मालकिन भी काफी हैरान थी, और उसकी हैरानी जल्द ही गुस्से में बदल गई, क्योंकि उसके बेटे ने कहा कि वे दोनों बच्चे जो स्नैक्स और कैंडी बेचते थे, वे उसके द्वारा बेचे जाने वाले स्नैक्स और कैंडी से सस्ते थे, और वे घर घर जाकर डिलीवरी भी करते थे, जिससे सभी बहुत खुश हुए। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो भविष्य में कौन उसकी दुकान से सामान खरीदने जाएगा। उसने इन बच्चों से पैसे कमाने के लिए स्कूल में एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए बहुत सारी परेशानियां उठाई थीं। इसके अलावा वो बाहर की तुलना में थोड़ी अधिक कीमत पर चीजें बेचती थी। इस स्कूल के सभी बच्चे अच्छे परिवारों से आते थे, उनमें से किसी के पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए वे झंझट से बचने के लिए उससे सामान खरीदते थे। हर दिन क्लास के बाद उसका कारोबार असाधारण रूप से अच्छा चलता था। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि यह 1 या 2 पैसे ज्यादा महंगा है। लेकिन ये दोनों बच्चे अचानक से चीजें इतनी सस्ती बेचने लगे और यहाँ तक कि उनकी डिलीवरी भी करने लगे। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। सी नियान ने उसके बोलने का इंतजार किया और फिर पूछा, क्या स्कूल में बच्चों द्वारा छोटे व्यवसाय चलाने के खिलाफ कोई नियम है? दूसरा पक्ष एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। कक्षा के शिक्षक भी चौंक गए, फिर उन्होंने असहज होकर कहा, वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन यह वास्तव में बहुत उपयुक्त नहीं है। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मेरे बच्चों ने अनुशासन तोड़ा या अन्य छात्रों को प्रभावित किया? कक्षा शिक्षक फिर रुके और उन्होंने अपना सिर हिलाया। सच कहें तो उन दोनों बच्चों के कार्यों की वजह से वास्तव में कई छात्रों के लिए चीजें सुविधाजनक हो गईं। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास पेन या नोटबुक खत्म हो जाते थे, तो वे जाकर उन्हें पहुंचा देते थे। इससे काफी समय की बचत हुई। सभी लोग उनसे सामान खरीदने के लिए उत्सुकता से उनके पास जाते थे। हालांकि स्कूल में पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी। सी नियान ने कहा, जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो मेरे बच्चे अपना छोटा मोटा कारोबार क्यों नहीं चला सकते। मुझे बहुत खुशी है कि उनके पास ऐसे विचार हैं, क्योंकि वे वो करने की हिम्मत रखते हैं जो दूसरे नहीं रख सकते। इसके अलावा दोनों बच्चे दिन भर में मुश्किल से कुछ पैसे या $1 कमाते हैं, और उन्हें कड़ाके की ठंड में दूसरों तक सामान पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप अपनी दुकान में आग के पास बैठकर आराम से पैसे कमा रहे हैं, तब वे वो काम कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते। फिर भी आपको लगता है कि उन्होंने आपका कारोबार छीन लिया है। क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही कठोर हो रहे हैं? ये सुनकर दुकान मालकिन का चेहरा एकदम मुरझा गया। आप लोग हद से ज्यादा जिद कर रहे हैं। मैंने इस छोटी सी दुकान को खोलने के लिए पैसे दिए हैं। इन्हें एक पैसा भी नहीं मिलता, तो इन्हें यहाँ व्यापार करने का क्या हक? अगर यह मेरा कारोबार छीनना नहीं है, तो क्या है? मैंने आपका कारोबार नहीं चुराया। मैं जो चीजें बेचता हूँ, वे आपकी चीजों से बिल्कुल अलग हैं, झो जेडोंग ने कहा। मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचाया है, और पिछले कुछ दिनों में हुए मेरे नुकसान की भरपाई आपको करनी होगी। साथ ही आपको ये गारंटी देनी होगी कि आप अब स्कूल में कारोबार नहीं करेंगे, वरना यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। छोटे डोंग, तुमने पिछले कुछ दिनों में कितना पैसा कमाया है? सी नियान ने उसकी बात अनसुनी करते हुए झो जेडोंग से पूछा। झो जेडोंग ने अपनी जेब से नकदी का एक मुड़ा हुआ बंडल निकाला, साथ ही कुछ 1 और 2 सेंट के सिक्के भी थे। कुल मिलाकर यह $1 से थोड़ा अधिक था। सी 434, माँ, ये सब पैसे मैंने पिछले कुछ दिनों में कमाए हैं। अगर इस दादी को ये चाहिए तो मैं उन्हें दे दूंगा। मैं अब कभी स्कूल में व्यापार नहीं करूंगा, न ही अपने सहपाठियों को पेन दूंगा जब उनके पास पेन न हो, न ही उन्हें टॉयलेट पेपर दूंगा जब उन्हें शौचालय जाना हो। क्योंकि ये बूढ़ी दादी बहुत अच्छी इंसान है, वो जरूर सबको ये चीजें पहुंचाने में मदद करेगी। दुकान की मालकिन, जिसे अभी अभी बूढ़ी दादी कहा गया था, गुस्से से लगभग बेहोश हो गई। वह अभी 30 साल की भी नहीं हुई थी। क्या इस बच्ची को ठीक से बोलना आता था? तुम, उसने कांपती हुई उंगली से झोऊ जेडोन की ओर गुस्से से इशारा किया। सी नियान ने कहा, देखा आपने, साथी, ये वो पैसा है जो मेरे बेटे ने पिछले कुछ दिनों में कमाया है। चूंकि आप दावा कर रहे हैं कि उसने आपके व्यवसाय को प्रभावित किया है, इसलिए हम आपको मुआवजा देंगे। ये देखकर आसपास के शिक्षक मालकिन को तिरस्कार भरी नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे इतना हंगामा करते देख उन्हें सचमुच लगा कि उस बच्चे ने उसका बहुत सारा कारोबार छीन लिया है। ये तो सिर्फ एक युआन निकला। ये बात किसे नहीं पता थी कि उसकी यह छोटी सी दुकान प्रतिदिन 10 युआन से अधिक की कमाई करती थी।
इतनी कमाई करने के बावजूद संतुष्ट न होना, बच्चे की थोड़ी सी जेब खर्च छीनने की हद तक लालची होना, ये सचमुच वयस्कों के लिए एक कलंक था। मालकिन भी अचंभित रह गई। उसने साफ तौर पर अपने बेटे को ये कहते सुना था कि उनका कारोबार खूब फल फूल रहा है और हर कोई उनसे सामान खरीद रहा है। वे इतनी कम कमाई कैसे कर सकते थे? तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने इतनी ही कमाई कैसे की? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारी तलाशी होनी चाहिए। झोऊ जेडोंग ने अपना सिर नीचे झुकाया और आंखों में आंसू पोंछने का नाटक किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने चीजें बहुत सस्ते में बेची, दुकान की तरह महंगी नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिले। शिक्षकों, कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। अगर नहीं, तो आप मेरे सहपाठियों से पूछ सकते हैं। उन्हें इस हालत में देखकर कई शिक्षकों को उनके लिए बेहद दुख हुआ। मुझे इसके बारे में पता है। पहले तो लिटिल हान ने मुझे खुद बनाई हुई आइसक्रीम भी दी थी। उसमें सारी सामग्री थी और वह सस्ती भी थी। हर कोई उससे खरीदना पसंद करता है। अपने हाथों से बनाई हुई चीज से एक पैसा कमाना किसी बच्चे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुझसे पूछो तो कुछ लोगों को उसके प्रति इतना कठोर नहीं होना चाहिए। आखिर वह तो बस एक बच्चा है। जी हाँ, सिस्टर लियू। एक बच्चे से हर छोटी बात पर इतनी बहस क्यों? उसने तो बस थोड़े से पैसे कमाए हैं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तिल का ताड़ बना रही हैं। वैसे भी बच्चा माफी मांग चुका है। आपको और क्या चाहिए? अगर वह तुम्हें यह 1 युआन भी दे दे, तो क्या तुम इसे लेने की हिम्मत करोगे? अगर दुकान मालिक स्कूल प्रशासन का रिश्तेदार न होता, तो वे इस मामले में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहते। जब एक के बाद एक सभी ने अपनी राय देना शुरू किया, तो ये स्पष्ट हो गया कि अब कोई भी उसके पक्ष में नहीं था। मालकिन गुस्से से आग बबूला हो रही थी। 1 युआन पैसा क्यों नहीं है? मैं वो 1 युआन फिर भी ले लूंगी। देखते हैं कि स्कूल में फिर कभी मेरी दुकान छीनने की हिम्मत करता है या नहीं। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने झो जेडोन के हाथ से पैसे छीन लिए और गुस्से में वहां से चली गई। आसपास के लोग उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहे थे। इसके बाद शिक्षक ने शर्मिंदा होकर सी नियान और झो युएशेन से माफी मांगी। मुझे बहुत खेद है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। आपको यहाँ आने के लिए मजबूर करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। दोनों बच्चों के लिए यह आसान नहीं है, लेकिन स्कूल की तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते। हम केवल आपको इस कष्ट को सहने दे सकते हैं। सी नियान ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि 1 युआन में हल होने वाला मामला कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक उसके सबसे बड़े बच्चे की बात है, दूसरों को शायद इसके बारे में पता न हो, लेकिन वो खुद कैसे नहीं जान सकती कि वो वास्तव में कैसा था। ये छोटी सी मीठी पकौड़ी असल में अंदर से काफी चालाक थी। दंपति बच्चों को स्कूल से बाहर ले गए और तभी सिनियान ने सबसे बड़े बच्चे से पूछा, छोटे डोंग, क्या तुमने सचमुच सिर्फ 1 युआन कमाया था? झोऊ जेडोंग ने पलकें झपकाते हुए कहा, माँ, क्या आप देखना चाहती हैं? सी नियान को दिलचस्पी हुई और उसने सिर हिलाया। वो बच्चे ने अपने स्कूल बैग से एक किताब निकाली और उसमें छिपे पैसे झाड़कर निकाल दिए। सी नियान ने नोटों के मोटे गट्ठे को देखा, उसमें कम से कम 20 या 30 युआन तो होने ही चाहिए थे। उसकी, हे भगवान, वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक है। उसने सोचा था कि इस बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन युआन ही कमाए होंगे। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि उन्हें निशाना बनाया गया। झू युएशिन ने भावहीन चेहरे के साथ अपनी निगाहें हटा ली और कुछ नहीं कहा। माँ, मैंने ही इन सबको जन्म दिलाया। मैं हर क्लास के बाद इधर उधर भागती थी, और मुझे सब जानते हैं, दूसरे बच्चे ने गर्व से कहा। सी नियान मुस्कुराया और अपना सिर सहलाते हुए बोला, ठीक है, तुम सबसे अच्छे हो। लेकिन अब आप स्कूल में व्यापार नहीं कर सकते। मुसीबत मोल मत लो। भले ही मैं और आपके पिताजी आपके मनचाहे काम करने में आपका पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। झोऊ जेडोंग ने सिर हिलाया। माँ, चिंता मत करो, मैं अब स्कूल के अंदर कोई कारोबार नहीं करूंगा। चूंकि दूसरी पार्टी उसे स्कूल के अंदर कारोबार करने नहीं दे रही थी, इसलिए वह स्कूल के बाहर ही कारोबार करता था। वे स्कूल के बाहर होने वाली घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, है ना? सी नियान मुस्कुराए और सिर हिलाया। परिवार कार में बैठा और खुशी खुशी घर लौट आया। वे संयोगवश उस डाकिया से मिल गए जो उन्हें एक पैकेज देने आया था। क्या कॉमरेड सी नियान यहाँ हैं? आपके लिए एक पैकेज है। मैं यहाँ हूँ। सी नियान ने उसका अभिवादन करने के लिए अपना हाथ उठाया और डाकिया को अपनी साइकिल से एक बड़ा पैकेज उतारते हुए देखा। सी नियान ने एक नज़र में ही जान लिया कि यह उसके माता पिता ने भेजा है।
जब वह गर्भवती हुई तो उसने अपने परिवार को खुशखबरी देने के लिए एक पत्र लिखा था, लेकिन चूंकि यह बहुत दूर था, इसलिए डिलीवरी में काफी समय लग गया। उसके परिवार ने अभी अभी जवाब दिया है। उन्होंने उसे काफी मात्रा में खाना भी भेजा था। झो युएशेन ने बुने हुए बड़े थैले को अपने कंधे पर उठाया और परिवार के सभी सदस्य हड़बड़ी में घर के अंदर चले गए। दिन में धूप निकली हुई थी, इसलिए ज्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन दोपहर तक केवल उत्तर दिशा से आने वाली तेज हवा ही शेष रह गई थी। दरअसल तापमान इतना कम नहीं था, मुख्य रूप से हवा की ठंडक के कारण ऐसा था। दरवाजा बंद होते ही घर तुरंत गर्म हो गया। सी नियान ने पैकेज से पत्र निकाला और उसे पढ़ने के लिए खोला। यह उसके छोटे भाई लिन फैंग की लिखावट में था। परिवार में बाकी सभी लोग निरक्षर थे, केवल उसके दो छोटे भाई ही स्कूल जाते थे। लिन फैंग 5वीं कक्षा में था और बुनियादी अक्षर लिखना जानता था। सी नियान ने पहले दोनों भाइयों के लिए लिखावट सुधारने के लिए कई कॉपी खरीदी थी। शायद बड़े बच्चे से प्रभावित होकर उसके भाई ने बहुत लगन से अभ्यास किया। अब उसकी लिखावट साफ सुथरी और बेहद सुंदर थी। इस पत्र को खोलने पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम लगभग 4 महीने से अलग हैं। बहन, घर पर सब ठीक है, चिंता मत करो। ये जानकर कि तुम बीजिंग में ठीक हो, मम्मी पापा को बहुत राहत मिली। तुमने जो स्थानीय व्यंजन भेजे हैं, वे हम सबको बहुत पसंद आए। मम्मी पापा ने सुना कि तुम्हें अपने शहर का पका हुआ मांस, पुदीने की मछली और जंगली लहसुन बहुत याद आ रहा है, इसलिए मैं और मेरा भाई गए और ढेर सारा सामान खोद कर लाए। हमने उन्हें अच्छे से धोकर तुम्हारे लिए पैक कर दिया है। मम्मी ने कहा कि तुम इन्हें खुद मैरिनेट कर सकते हो और रात भर रखने के बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने और मेरे भाई ने आपके द्वारा खरीदी गई सभी कॉपियां पूरी कर ली हैं, लेकिन मैं अपनी लिखावट का गंभीरता से अभ्यास करना जारी रखूंगा। हम दोनों खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे ताकि भविष्य में हम भी आपकी तरह सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर माता पिताजी का नाम रोशन कर सकें। वैसे मम्मी पापा ने आपके आंगन में ढेर सारी सब्जियां लगाई हैं। वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही हैं और हम उन्हें खा भी नहीं पा रहे हैं। अगर दूरी न होती तो हम आपको भी कुछ सब्जियां भेजना चाहते। हमने सुना है कि तुम माँ बनने वाली हो, बहन। मम्मी पापा चाहते हैं कि तुम ज्यादा मेहनत न करो और खूब आराम करो। हम भाई भी तुम्हारे लिए चिंतित हैं। तुम्हें अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और शरीर को पोषण देने के लिए ज्यादा मांस खाना चाहिए। पहले हम घर में मांस खाने से कतराते थे, लेकिन अब जीजाजी का परिवार सुअर पालन करता है, तो हमें हर दिन भरपूर मांस खाने को मिलता है। हम दोनों की लंबाई भी काफी बढ़ गई है। नया साल नजदीक आ रहा है और मम्मी पापा चाहते हैं कि तुम घर आओ ताकि हम सब मिलकर जश्न मना सकें, लेकिन अगर आना मुमकिन न हो तो आना जरूरी नहीं है। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि बीजिंग में तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक गुजरे और तुम जल्द ही घर आकर हमसे मिल सको। C435 सी नियान ने थैला खोला। अंदर धुएं में पका हुआ सुअर का पैर और चमकदार लाल रंग का एक टुकड़ा था। थैला खोलते ही उसकी स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। उसके बगल में एक जार जंगली लहसुन से लबालब भरा हुआ था और उसमें मुट्ठी भर पुदीने की पत्तियां भी थीं। इसके अलावा मदर लिन द्वारा हाथ से बुने गए कुछ छोटे स्वेटर, टोपी, स्कार्फ और जूते भी थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यह इतना बड़ा बंडल था। जब सी नियान ने बच्चों में टोपी, स्कार्फ और जूते बांटे तो उसके दिल में एक गर्मजोशी का एहसास हुआ। याओ याओ को एक छोटा स्वेटर मिला। दूसरे बच्चे को दस्ताने मिले। झोऊ जेडोन के पास एक स्कार्फ था। उसकी टोपी थी। झोऊ युएशेन को कपड़े के जूते की एक जोड़ी मिली। यहाँ तक कि दाहुआंग को भी एक छोटी जैकेट मिल गई। माँ लिन ने सबके लिए कुछ न कुछ तैयार किया था, इसलिए उन्हें जवाब देने में इतना समय लग गया। बच्चे अपने नए उपहार पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उन्हें तुरंत पहन लिया और खाना खाते समय भी उन्हें उतारने का मन नहीं हुआ। सी नियान ने झो युएशेन को जूते पहनते हुए देखा, और सच कहूं तो ये थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था। ये पहली बार था जब उसने झो युएशेन को इस तरह के कपड़े के जूते पहने देखा था। वह पहले मुक्ति के प्रतीक वाले जूते पहनते थे, और अब जब वह राष्ट्रपति झो बन गए थे, तो उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप चमड़े के जूते पहनना शुरू कर दिया था। अचानक इन जूतों को पहनने से उन्हें एक मजबूत देहाती आभा मिली। उसने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब झो युएशेन जूतों का निरीक्षण कर रहा था, तो उसकी नजर तिरछी नजर से उसकी सिकुड़ी हुई आंखों पर पड़ी और उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या बात है? कुछ नहीं, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सी नियान मुस्कुराई। उसके चेहरे के भाव देखकर झो युएशेन समझ गया कि वो उसे थोड़ा चिढ़ा रही है, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया।
उसे पता था कि सूट पैंट के साथ ये जूते पहनना अजीब लग रहा था, लेकिन ये काफी आरामदायक थे। ये जूते उसकी सास ने उसके लिए बनाए थे, भले ही वे आरामदायक न हो, फिर भी वो उन्हें पहनेगा। तो सीनयान की अनियंत्रित मुस्कान को नजरअंदाज करते हुए झो युएशिन उन्हें पहनकर रसोई में खाना बनाने चली गई। आज उनके यहाँ पका हुआ मांस था और सीनयान को उसे खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। वो रसोई में जाकर झो युएशिन को पका हुआ मांस भूनते और साफ करते हुए देखने लगी। आग की गर्मी से चर्बी के चटकने से पूरी रसोई में एक मनमोहक सुगंध फैल गई। गर्भवती होने के बाद से सीनयान की भूख बढ़ गई थी और अब उसके मुंह में बेबस होकर पानी आ रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह इसे खाने के लिए कितनी उत्सुक थी। उसके प्यारे से चेहरे के भाव देखकर झो युएशिन को वह बहुत प्यारी लगी और उसने जले हुए सुअर के मांस की खाल को खुरचने की गति बढ़ा दी। सीनयान खाली नहीं बैठ सकती थी। उसे रसोई में गए काफी समय हो गया था, क्योंकि झो युएशिन उसे खाना बनाने नहीं देता था। उसने जंगली लहसुन को धोने के लिए निकाला और बच्चों से मछली के आकार के पुदीने को छांटने को कहा। फिश मिंट को काफी लंबे समय तक रखा जा सकता है और तब भी इसके पत्ते लगे रहते हैं। दरअसल फिश मिंट के पत्ते भी खाने योग्य थे, लेकिन जड़ों में बहुत सारे छोटे रेशेदार बाल होते थे, जिससे उन्हें छांटना मुश्किल हो जाता था। अगर इन्हें भेजने से पहले ही हटा दिया गया होता तो पहुंचने पर ये ताज़ा नहीं रहता। इसलिए उन पर अभी भी मिट्टी लगी हुई थी। बच्चे मछली के आकार के पुदीने को छांटने के लिए लोहे के बर्तन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। याओ याओ भी अंदर घुस गई, जिससे वह विशिष्ट गंध उसके पूरे शरीर पर लग गई। उनके गृहनगर के लोगों को ये खाना बहुत पसंद था और बच्चों में से किसी को भी यह नापसंद नहीं था। जब तक ये खाने लायक होता वे इसे मुंह में ठूंस लेते थे। उन्हें फिश मिंट बहुत पसंद था। जब भी वे आलू खाते थे तो उसमें थोड़ा सा मिंट जरूर मिलाते थे। हालांकि बीजिंग आने के बाद से वे इसे खा नहीं पाए थे। यहाँ के लोग इन चीजों को बिल्कुल नहीं खाते थे। यहाँ का प्रोसेस्ड मीट भी उनके घर के मीट से अलग था। आज वे आखिरकार इसका फिर से आनंद ले सकेंगे। ठीक किए गए मांस की गंध सूंघते और मछली के पुदीने को छांटते हुए सभी बच्चे असहाय रूप से लार टपका रहे थे। सीनयान ने जंगली लहसुन को अच्छी तरह धोकर सफेद चीनी के लिए पहले से इस्तेमाल की गई एक प्लास्टिक की बाल्टी में डाल दिया और उसमें बड़जाई मिर्च, अदरक, लहसुन और सोया सॉस मिलाकर उसे मैरिनेट किया। इस तरह से मैरिनेट करने पर ये कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे। सोया सॉस में पूरी तरह से भीगे हुए काले टुकड़े विशेष रूप से स्वादिष्ट और लजीज होते हैं, अन्यथा इनका स्वाद थोड़ा तीखा होता है। मसाले डालते समय सीनयान के मुंह में पानी आ गया। उसे ये भी नहीं पता था कि वो इतनी पेटू इंसान है। कुछ ही देर में बच्चे साफ की हुई मछली और पुदीना लेकर आ गए। सीनयान ने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। उसने कुछ टुकड़े अलग रख दिए और कुछ टुकड़े झो युएशिन द्वारा पकाए जा रहे संरक्षित मांस के साथ तलने के लिए पैन में डाल दिए। उसकी सुगंध अत्यंत मादक थी। उसने बाकी बचे हुए भाग को मसालों के साथ मैरिनेट किया। डोबनजियांग, बड़जाई मिर्च, सोया सॉस और धनिया मिलाने के बाद ये सचमुच अजेय हो गया था। उसने थोड़ा सा उठाकर झो युएशिन को चखने के लिए दिया और बड़े गर्व से बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 महीने तक खाना न बनाने के बाद भी मेरी खाना बनाने की कला इतनी अच्छी रहेगी। झो युएशिन की आंखों में नरमी आ गई। ये बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत मसालेदार है। इसे नहीं खा सकते। सीनयान, उसे गुस्सा आ सकता है। इस डर से झो युएशिन ने समझाया, डॉक्टर ने कहा है कि आपको बहुत मसालेदार और उत्तेजक भोजन नहीं खाना चाहिए। सीनयान, ये 2 महीने पहले की बात है। उसे अभी भी याद कैसे है। ठीक हो चुका मांस तैयार था और झो युएशिन ने उसकी एक बड़ी प्लेट भून ली थी। उन्होंने बिना मसाले वाली टमाटर और अंडे की सब्जी और कद्दूकस किए हुए आलू भी बनाए थे। इसे देखकर सीनयान को बहुत दुख हुआ। झो युएशिन, क्या तुमने एक कहावत नहीं सुनी? झो युएशिन, क्या कह रहे हैं? खट्टा खाने की इच्छा होना लड़के की निशानी है, मसालेदार खाने की इच्छा होना लड़की की निशानी है। देखो मुझे मसालेदार खाना कितना पसंद है, शायद लड़की ही हो। वह आत्मसंतुष्ट थी। वह बेहद खूबसूरत थी और झो युएशिन बेहद आकर्षक और लंबा था। अगर उनकी बेटी होती तो क्या वह असाधारण कद काठी और बेहद खूबसूरत नहीं होती? याओ याओ और लिटिल डॉडिंग जितने प्यारे। झो युएशिन की आंखें चमक उठी। फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा दे देता हूँ। सीनयान मुस्कुराई। ठीक है, मैं बस थोड़ा सा खा लूंगी। मैं सावधानी बरतूंगी। झो युएशिन ने बेबसी से अपने बाल सहलाए। उसकी नियान सचमुच एक बच्चे जैसी थी। उस रात उन्होंने खाने में प्रोसेस्ड मीट खाया।
दूसरे बच्चे ने अपने पिता के साथ ये देखने की होड़ लगाई कि कौन ज्यादा प्रोसेस्ड मीट खा सकता है। जो सबसे ज्यादा खाएगा उसे मां के साथ पैर धोने का मौका मिलेगा। दूसरा बच्चा स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा करना चाहता था और तब तक खाता रहा जब तक कि उसका मुंह चिकनाई से लथपथ नहीं हो गया। सी नियान बहुत प्रभावित हुई। इतने छोटे बच्चे के लिए उसकी भूख बहुत ज्यादा थी। वह चर्बीदार मांस के इतने बड़े बड़े टुकड़े खाकर भी नहीं उबता था। वो हर भोजन में कम से कम 2 बड़े कटोरे चावल खाता था। शुरू में वह थोड़ी चिंतित थी, लेकिन जब वे जांच के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर ने ये भी कहा कि वह बहुत स्वस्थ है, अपने हम उम्र लोगों से काफी लंबा है और भविष्य में कम से कम 185 सेंटीमीटर लंबा होगा। इसके अलावा दूसरा बच्चा अपने भाई से भी ज्यादा सांवला था। शुरू में सी नियान को लगा कि बचपन में धूप में रहने के कारण ऐसा हुआ होगा, लेकिन बीजिंग में इतने लंबे समय तक रहने के बाद भी दूसरे बच्चे की त्वचा का रंग अभी भी पीलापन लिए हुए गहरा था। तब उसे एहसास हुआ कि झोउ युएशेन का पूरा परिवार ही जातीय अल्पसंख्यक समुदाय से था। ये वंश का होने के कारण इस प्रकार की पीली गहरी त्वचा विरासत में मिलना संभव था। ये धूप से झुलसी त्वचा जैसा नहीं लग रहा था, जिसमें त्वचा पर धब्बे पड़ जाते हैं, बल्कि त्वचा का रंग बहुत एक समान था। दूसरे बच्चे के चेहरे की बनावट आकर्षक थी, उसकी आंखें और भौहें सुंदर थीं और उसके बाल थोड़े प्राकृतिक रूप से घुंघराले थे। सी नियान कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि बड़ा होकर यह बच्चा कितना सुंदर होगा। वो कम से कम सांवले रंग के एक एथलेटिक छात्र के स्तर का तो होगा ही। झू युएशेन की त्वचा का रंग कांस्य जैसा था, लेकिन सी नियान को लगा कि उसमें भी कुछ ऐसे ही आनुवंशिक गुण मौजूद हैं। क्योंकि उसकी त्वचा के वे हिस्से जिन पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी थी, वे भी सफेद नहीं थे। अच्छा खाना खाने के बाद सी नियान भी खाने के मामले में नखरे करने लगी। एक पल उसे हॉट पॉट खाने का मन हुआ, अगले ही पल उसे बदबूदार टोफू खाने का मन हुआ, और फिर उसने कहा कि वह लोसेफिन खाना चाहती है। उसकी स्वाद कलिकाएं पहले से भी ज्यादा भारी हो गई थीं। हॉट पॉट ठीक था, वे शोरबा बनाने के लिए सामग्री खरीद सकते थे। लेकिन झू युएशेन को सचमुच नहीं पता था कि बदबूदार टोफू और लोसेफिन नाम की कोई चीज कहाँ मिलती है। उसने बदबूदार टोफू के बारे में तो सुना था, लेकिन उसने लोसेफिन के बारे में कभी सुना भी नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि सी नियान को इसके बारे में कहाँ से पता चला था। फिर भी सी नियान हर दिन इसके बारे में बुदबुदाती रहती थी, इसके बारे में सोचते हुए अपने होठों को चटकाती थी, मानो वह इसे खाने के लिए बेताब हो। ये देखकर उसका दिल उसके लिए दुख से भर उठता था। काफी पूछताछ के बाद आखिरकार उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो सामान लेने के लिए चांगशा जाता था और उस इलाके से गुजरता था, इसलिए उसने उनसे कुछ सामान लाने के लिए कहा। उस सामान से सचमुच बहुत बदबू आ रही थी। जैसे ही उसने थैला खोला, झू युएशिन ने भौहें सिकोड़ ली। वह जानता था कि सी नियान को तेज स्वाद पसंद है, लेकिन उसने इतने तेज स्वाद की उम्मीद नहीं की थी। सी 436 वह गहरे रंग का बदबूदार टोफू अभी भी एक अर्ध तैयार उत्पाद ही था, और इसे खरीदने के बाद इसे पकाने का तरीका स्पष्ट नहीं था। सी नियान की सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र थी, जैसे ही उसे किसी चीज की गंध आती, वह जान जाती कि वह बिल्कुल सही है। उसने तुरंत बैग खोला और गहरी सांस लेते हुए कहा कि यह असली खुशबू है। उसे देखते समय झू युएशिन की भौहें एक पल के लिए भी शिथिल नहीं हुई। इतनी प्यारी और कोमल लड़की को इसकी गंध कैसे पसंद आ सकती है? न्यानियन, क्या तुम सच में इसे खाने जा रही हो? मुझे लगता है कि यह खराब हो गया है। झू युएशिन थोड़ी चिंतित थी, उसे डर था कि यह सेहत के लिए हानिकारक होगा और उसे पेट दर्द हो सकता है। सी नियान ने तुरंत थैले को अपने सीने से लगा लिया, उसे जरा भी घृणा नहीं हुई और उसने उसे सावधानी से देखा। ये खाने योग्य है, बिल्कुल खाने योग्य है। बस अभी पका नहीं है। पकने के बाद स्वादिष्ट लगेगा। यह एक पारंपरिक शिल्प है, बहुत पौष्टिक। इसकी खुशबू ही इसे असली बनाती है। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो अगर उसने इसे छीनने की हिम्मत की तो वह उससे सारे संबंध तोड़ देगी। झू युएशिन असहाय महसूस कर रहा था और केवल उसे प्यार से समझा सका, ठीक है, तुम इसे खा सकती हो, लेकिन ज्यादा नहीं। सी नियान अनिच्छा से सहमत हो गई। उसे लगा कि झू युएशिन बेवजह ही हंगामा कर रहा है। हालांकि वह जानती थी कि गर्भावस्था के दौरान खान पान पर कई पाबंदियां होती हैं, लेकिन डॉक्टर ने यह भी कहा था कि मानसिक सुख सबसे महत्वपूर्ण है। वह जो चाहे खा सकती थी, बशर्ते उसके शरीर को कोई परेशानी न हो। मुझे उस बदबूदार टोफू की याद आ रही है जिसकी गंध तो दुर्गंधयुक्त थी लेकिन स्वाद लाजवाब था, जिसकी बाहरी परत थोड़ी कुरकुरी और भीतरी परत नर्म और स्वादिष्ट थी।
वह इसके बारे में बात करते समय भी लार टपकाने लगती थी। बदबूदार टोफू बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। लगभग तैयार उत्पाद के साथ अगला कदम बस उसे तलना और मसाला बनाना था। सी नियान को नुस्खा लगभग याद था। वह तुरंत रसोई में भागी और बदबूदार टोफू को पानी में भिगो दिया। झू युएशिन उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। उसने उससे पूछा कि क्या करना चाहिए। हालांकि वहां बहुत बदबू आ रही थी, लेकिन सी नियान को इतनी उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए झू युएशिन को लगा कि वह इसे सहन कर सकता है। सी नियान ने उसे बदबूदार टोफू तलने के लिए तेल गरम करने को कहा, जबकि वह मसाला तैयार कर रही थी। तलने की प्रक्रिया के दौरान जलने से बचाने के लिए इसे लगातार पलटना पड़ता था। 4 या 5 मिनट तक तलना पर्याप्त होता था। सी नियान ने लहसुन की कुछ कलियां छीली, उन्हें बारीक काटा और चिड़िया की आंख वाली मिर्च के साथ एक तीखी चटनी बनाई और खुशबू आने तक उन्हें भूना। मसाले सीमित थे, इसलिए वह केवल अपने स्वादानुसार ही मिला सकती थी। झू युएशिन ने बदबूदार टोफू को चम्मच से निकालते ही उसमें चॉपस्टिक से छेद कर दिए, फिर उसमें स्वाद से भरपूर चटनी डाली और उसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, कटी हुई हरी प्याज और पुदीना छिड़ककर मिला दिया। जब टोफू का हर टुकड़ा चटनी में अच्छी तरह भीग गया, तो वह खाने के लिए तैयार था। स्कूल में सेकंड चाइल्ड और जियांग जियू पैसे देने के लिए अपने बड़े भाई की कक्षा में दौड़कर गए। शुरू में तो उसे लगा कि चूंकि पिछली बार स्नैक शॉप की मालकिन ने उनके लिए परेशानी खड़ी कर दी थी और उन्हें बेचने से मना कर दिया था, इसलिए वह अब और पैसा नहीं कमा पाएगा, लेकिन उसके भाई ने कहा कि वे बेचना जारी रखेंगे। हालांकि दूसरा बच्चा थोड़ा डरा हुआ था, उसके लिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, इसलिए वह हर दिन एक छोटे मोटे काम करने वाले लड़के के रूप में काम करता रहा। अब जब अधिक से अधिक लोग उन्हें जानने लगे थे, तो वह हर दिन क्लास खत्म होते ही इधर उधर दौड़ने लगता था। वह लगातार अधिकाधिक धन भी एकत्र कर रहा था। इस समय अपने भाई को उसके साथ पैसे बांटते देख वो खुशी से झूम उठा। बड़े भाई, क्या हमें अपनी छोटी सी दुकान का कोई नाम नहीं रखना चाहिए? आज जब वह नाश्ते की दुकान के पास से गुजरा, तो उसने शी परिवार की दुकान पर एक नजर डाली। इसका नाम फ्रेग्रेंट ईट्स स्नैक शॉप था। उन्हें अचानक लगा कि उन्हें भी अपना नाम चुन लेना चाहिए। इसका नाम सेकंड चाइल्ड स्नैक शॉप क्यों न रखें? उसने आत्ममुग्धता से सुझाव दिया। झो जेडोन के होंठ फड़फड़ाए और उन्होंने बिना कोई भाव दिखाई कहा, ये तो बहुत बुरा लगता है। दूसरे बच्चे ने कहा, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा क्या कहना है, शिया उजाओ? जियांग जियू ने पूरी तरह से सहमति जताते हुए कहा, यह अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या आप मेरा नाम नहीं जोड़ सकते? दूसरे बच्चे को दुविधा महसूस हुई। क्या ये बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? बड़े भाई, आपका क्या विचार है? मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। तो फिर आप इसे क्या नाम देने का सुझाव देते हैं? झोऊ जेडोंग ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, चलिए इसे फूलिएट स्नैक शॉप नाम देते हैं। सबसे कम दामों पर भोजन उपलब्ध कराना ताकि हर कोई पेट भरकर खा सके। इस दौरान झोऊ जेडोंग ने ये गौर किया कि स्कूल में हर कोई वास्तव में उतना अमीर नहीं था। अभी भी बहुत से लोग ऐसे थे जो स्नैक शॉप से चीजें खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते थे, और अक्सर दूसरों को स्नैक्स खाते हुए देखकर वे अपनी लार निगलते थे। वह दृश्य बिल्कुल शिंगफू विलेज होप प्राइमरी स्कूल जैसा था, जब उसका छोटा भाई दूसरों को नाश्ता खाते हुए देखा करता था। इसीलिए वह चीजें सस्ते में बेचता था, ताकि हर कोई उन्हें खरीद सके। दूसरे बच्चे की आंखें चमक उठी। बड़े भाई, आप बहुत बुद्धिमान हैं। जियांग जियू ने भी कहा, बड़ा भाई वाकई बहुत होशियार है। झोऊ जेडोन को उन दोनों से कोई मतलब नहीं था। उसने अपना स्कूल बैग बंद किया और बोला, चलो याओ याओ को लेकर घर चलते हैं। सेकंड चाइल्ड और जियांग जियू ने जल्दी से उनका पीछा किया, लेकिन तीनों ने मुश्किल से 2 कदम ही उठाए थे कि उन्हें रोक दिया गया। वे उनकी कक्षा की शिक्षिका और नाश्ते की दुकान की मालकिन थीं। मालकिन का चेहरा एक पुराने खीरे की तरह खींचा हुआ था। तुम बच्चे यहीं रुक जाओ, उसने जोर से डांट लगाई। समूह अचानक रुक गया, ये स्पष्ट रूप से देखते हुए कि कौन आया है। सेकंड चाइल्ड और जियांग जियू तुरंत झो जेडोन के पीछे छिप गए। हमारा तो काम तमाम हो गया, हमारा तो काम तमाम हो गया। बुढ़िया फिर से हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने आ गई है, भाई। अब हम क्या करें? झोऊ जेडोंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बेहद शांत भाव से दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। दादी, क्या आपको हमसे कोई काम है? दोबारा दोगुने प्रभाव के साथ दादी कहकर पुकारे जाने पर मालकिन इतनी क्रोधित हुई कि उसके चेहरे की चर्बी कांपने लगी। उसके परिवार में वजन बढ़ने की प्रवृत्ति थी। उसका बेटा मोटा था और वह खुद भी, जिससे वह एक धनी महिला की तरह दिखती थी।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे दोनों अब भी उसे दादी समझ लेते थे। तुम दोनों को किसने ये सब चीजें बेचना जारी रखने दिया? क्या पिछली बार तुम्हें जो सबक मिला वो काफी नहीं था? और आप एक शिक्षक के रूप में कैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या आपने पिछली बार मुझसे वादा नहीं किया था कि आप उन्हें मेरा व्यवसाय नहीं छीनने देंगे? क्या आपको अभी भी अपनी नौकरी चाहिए? ये सब कहने के बाद भी, नाराजगी महसूस करते हुए, उसने बगल में खड़ी कक्षा शिक्षिका को भी दोषी ठहराया। क्लास टीचर का चेहरा भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने पूछा, छोटे डोंग, क्या हमने पिछली बार ये तय नहीं किया था कि तुम्हें स्कूल में कुछ भी बेचने की इजाजत नहीं है? तुम अभी भी मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? झोऊ जेडोंग ने कहा, शिक्षक जी, हमने इन्हें स्कूल में नहीं बेचा। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। मेरे बेटे ने अपनी आंखों से देखा। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। बड़ों ने तुम्हें झूठ बोलना कैसे सिखाया? तुम बिल्कुल बकवास हो। कुछ सहपाठियों ने तुम्हें सच में सामान बेचते हुए देखा था। छोटे डोंग, तुम अपने शिक्षक से झूठ नहीं बोल सकते। कक्षा शिक्षिका ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। झोऊ जेडोन के शैक्षणिक अंक बहुत अच्छे थे और वह इस बच्चे को बहुत महत्व देती थी। लेकिन ऐसा होना ही था। हालांकि उनकी मां सही थी, किसी बच्चे के लिए इतने कम उम्र में इस तरह से विचार रखना और उन पर अमल करने का साहस रखना, व्यापार करना और पैसा कमाना जानना वास्तव में प्रशंसनीय था, लेकिन वास्तव में वह भी उनकी काफी प्रशंसा करती थी। लेकिन स्नैक शॉप की मालकिन छोटी सोच वाली और इस बात से नाखुश थी, जिससे वह दुविधा में फंस गई। एक और तो वह दूसरे पक्ष को नाराज नहीं करना चाहती थी और न ही खुद को मुसीबत में डालना चाहती थी। दूसरी ओर, वह अपने छात्र पर अनुचित रूप से दोष नहीं डालना चाहती थी। शिक्षक बनना बहुत मुश्किल था। झोऊ जेडोंग ने कहा, शिक्षक जी, मैंने सच में इन्हें स्कूल में नहीं बेचा। पिछली बार आपने जो कुछ भी कहा था, मुझे सब याद है। क्योंकि दादी ने हमें स्कूल में बेचने नहीं दिया, इसलिए हमने सोचा कि हम स्कूल के बाहर जाकर बेचेंगे। बात बस इतनी है कि कुछ छात्र बाहर नहीं जाना चाहते, इसलिए हमने उन्हें सामान अंदर ही पहुंचा दिया। क्या हमें अपने सहपाठियों को बाहर से सामान लाने में मदद करने की अनुमति नहीं है? ये शब्द सुनते ही कक्षा शिक्षिका स्तब्ध रह गईं। क्या क्या ऐसा है? हाँ, क्योंकि हम स्कूल में व्यापार नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सोचा कि हम इसे स्कूल के बाहर करेंगे। इस तरह बूढ़ी दादी हम पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगी, है ना? शिक्षक जी, हम पहले ही इतना समझौता कर चुके हैं, क्या फिर भी हमने कुछ गलत किया है? C437 उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, वह कुछ उदास लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे एक ऐसे कोने में धकेल दिया गया हो जहां से निकलने का कोई रास्ता न हो। अपने आमतौर पर सख्त स्वभाव वाले बड़े भाई को ऐसी हालत में देखकर झोऊ जेहान और जियांग जियो भी बेहद गुस्से में थे। झोऊ जेडोन के बोलते ही उसके छोटे भाई की तीखी डांट सुनाई दी। अरे दुष्ट पागल बुढ़िया, मेरे और मेरे भाई की कमाई हड़पने के बारे में सोचना भी मत। हमने ये पैसे अपने होने वाले छोटे भाई के लिए तोहफे खरीदने के लिए बचाए हैं। दूसरे बच्चे की डांट फटकार खत्म होने के बाद जियांग जियो ने भी गुस्से में कहा, हे भगवान, क्या आप लोगों को चैन से व्यापार करने देंगे? ये व्यापार चलाना नामुमकिन है। हे भगवान, हमें यहाँ से उठा लो। अगर हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो वैसे भी हम सब भूख से मर जाएंगे। हालांकि झोऊ जेडोंग भी गुस्से में था, लेकिन अपने भाई और जियांग जियो की डांट सुनकर उसके होंठ अनजाने में फड़कने लगे। ये सुनकर कक्षा शिक्षिका को तुरंत लगा कि कैंटीन मालिक की पत्नी पूरी तरह से पागल हो गई है। वह जानती थी कि ये बच्चे शहर के बाहर से आए हैं, एक अपेक्षाकृत पिछड़े शहर से। उनके लिए इस स्कूल में दाखिला लेना ही आसान नहीं था। इतनी कम उम्र में अपने परिवार की मदद के लिए पैसे कमाना एक बहुत ही प्रेरणादायक कार्य माना जाता था। फिर भी उन्हें इस हद तक निशाना बनाया जा रहा था। ये सचमुच शर्मनाक और हद से ज्यादा था। दुकान मालिक की पत्नी इतनी गुस्से में थी कि उसके माथे की नसें फूल गईं और वह गुस्से से लगभग उछल पड़ी। तुम बदमाश बच्चों, मेरी गाली देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है। अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुमने उन पर हाथ उठाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। कक्षा शिक्षिका ने तुरंत तीनों बच्चों को रोका और गुस्से से कहा, और तुम खुद को वयस्क कहते हो? 3 बच्चों को मारने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अगर आज स्वर्ग के सम्राट भी आ जाएं, तो भी इन बच्चों ने कुछ नहीं किया। अगर हिम्मत है तो इसकी रिपोर्ट करो। मैं देखना चाहता हूँ कि असल में हद कौन पार कर रहा है। हम सभी शिक्षकों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। दोनों बच्चे बाहर अपना काम कर रहे थे और इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप उन्हें किस आधार पर रोक रहे हैं?
उसे बच्चों का पक्ष लेते देख दुकान मालिक की पत्नी गुस्से से लगभग मरनासन हो गई थी। क्या तुम्हें अभी भी अपनी नौकरी चाहिए? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? अरे मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, इससे मेरा क्या लेना देना। तुम मेरी कक्षा के बच्चों को मारने ही वाले थे और फिर भी मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुमसे नरमी से बात करूं। अगर तुम इसकी शिकायत नहीं भी करोगे तो भी मैं प्रधानाचार्य से शिकायत करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन बेशर्म इंसान कुछ बच्चों को धमकाने में तुम्हारा साथ देगा। इतना कहने के बाद उसने गुस्से में पैर पटक रही मालिक की पत्नी पर और ध्यान नहीं दिया और बच्चों को बाहर ले गई। उसने उन्हें दिलासा भी दिया, उनसे कहा कि वे डरो मत और अगर मालिक की पत्नी कभी उन्हें फिर से परेशान करे तो वे उसे बता दें। पर इस समय कक्षा शिक्षिका का न्यायबोध चरम पर था। टकशॉप मालिक की पत्नी की तो बात ही छोड़िए, चाहे स्वर्ग के सम्राट भी नीचे आ जाएं, उसे उसके छात्रों को धमकाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बच्चों ने बड़े प्यार से उन्हें धन्यवाद दिया, जिससे उनका दिल खुशी से भर गया और उन्होंने सौम्य भाव से उन्हें स्कूल से बाहर तक छोड़ा। अपनी छोटी बहन को साथ लेने के बाद बच्चे घर की ओर चल पड़े। उनके जाने के तुरंत बाद एक लग्जरी कार स्कूल में दाखिल हुई। दुकान मालिक की पत्नी अपने पति से गुस्से में शिकायत कर रही थी और उसे कह रही थी कि वो प्रधानाचार्य के पास जाए और उन बच्चों को सबक सिखाए, बेहतर होगा कि उन्हें स्कूल से निष्कासित करवा दे। इस समय उसका पति प्रधानाचार्य से शिकायत कर रहा था कि बच्चे अज्ञानी और नासमझ हैं और स्कूल में जंक फूड बेच रहे हैं। वे न केवल अनुशासन भंग कर रहे थे, बल्कि अगर किसी को पेट खराब हो जाता तो स्कूल को जिम्मेदार ठहराया जाता। क्योंकि उसने इसे इतनी गंभीरता से पेश किया, इसलिए प्रधानाचार्य ने इस पर थोड़ा ध्यान दिए बिना नहीं रह सके। ये सच था कि स्कूल को इससे पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। जैसे ही वो उसे चेतावनी देने का काम सौंपने ही वाला था, उसने अपने सहायक को अंदर आते हुए और घबराकर यह कहते हुए सुना, प्रधानाचार्य, निदेशक जियांग यहाँ हैं। प्रधानाचार्य तुरंत खड़े हो गए। जल्दी करो, उसे अंदर बुलाओ। दादी शियाओ को प्रणाम करने वाले सहायक ने अंदर आने का निमंत्रण दिया। अध्यक्ष जियांग, कृपया बैठिए। आज अचानक आप प्राथमिक विद्यालय में क्यों आए हैं? आपकी उपस्थिति से हमारे साधारण से घर में रोशनी आ गई है, प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा। दादी शियाओ ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए और उन पर तिरस्कार भरी नजर डालते हुए कहा, औपचारिकताएं छोड़ो। मैंने अपने पोते से सुना है कि आजकल कुछ बच्चे स्कूल में धंधा कर रहे हैं और स्कूल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं ये पूछने आई हूँ कि आप लोग इस मामले को कैसे संभाल रहे हैं। प्रधानाचार्य का दिल तुरंत धड़कना बंद हो गया। इतनी मामूली बात के लिए शियाओ परिवार का कोई बड़ा आदमी इतनी खास यात्रा क्यों करेगा? क्या इसका असर उसके पोते पर पड़ा होगा? जब इस साल उनके पोते का दाखिला हुआ तो जियाओ परिवार ने अपने स्कूल को पूरी एक इमारत दान कर दी थी। यह ऐसा व्यक्ति था जिसे नाराज करने का जोखिम वे बिल्कुल नहीं उठा सकते थे। जी हाँ, ऐसा मामला था, लेकिन इसे सुलझा लिया गया है। हम छात्रों को चेतावनी दे देंगे और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा बिल्कुल नहीं होगी। निश्चिंत रहें, इसका आपके पोते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दादी शियाओ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, उन्हें चेतावनी क्यों दे रहे हो? क्या बच्चों के लिए ऐसे विचार रखना अच्छा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि किताबों में सिर गड़ाए रखना ही एकमात्र अच्छी बात है? मुझे लगता है कि तुम्हारे स्कूल की शिक्षा बहुत कठोर है, जिसकी वजह से बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी करने, अपने ज्ञान का विस्तार करने और अवसर पैदा करने में असमर्थ हैं। क्या उनके कुछ पैसे कमाने से तुम्हारा स्कूल बंद हो जाएगा? तुम उन्हें किस आधार पर रोक रहे हो? मैंने आपके स्कूल की कैंटीन का अधिग्रहण कर लिया है। अब से जो भी कमाई होगी, वह इन बच्चों की ट्यूशन फीस में लगाई जाएगी। अब आपको इन बच्चों को परेशान करने की कोई अनुमति नहीं है। प्रधानाचार्य अवाक रह गए। शिकायत करने आए दुकान मालिक भी अचंभित रह गए। माँ, हम वापस आ गए हैं। आंटी सी, मैं आज दूसरे भाई के साथ सोना चाहती हूँ। क्या आप मेरे पिताजी को फोन करने में मेरी मदद कर सकती हैं? इतनी ठंड के दिन दोनों बच्चे एक दूसरे का पीछा करते हुए पसीने से तरबतर होकर घर में दाखिल हुए। परिणामस्वरूप जैसे ही वे दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक तीखी दुर्गंध महसूस हुई। दोनों बच्चे अचंभित रह गए और तुरंत अपनी छोटी छोटी नाकें दबा लीं। क्या हो रहा था? क्या उसकी माँ ने आज जो सब्जियां बोई थी, उन पर खाद डाली थी? दूसरे भाई, आज तुम्हारे घर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? जियांग जियू का सुंदर और नाजुक सा छोटा चेहरा सिकुड़कर एक गेंद जैसा हो गया। दूसरा बच्चा तो उससे भी कहीं ज्यादा संवेदनशील था। वह बचपन से ही गंध के प्रति बहुत संवेदनशील था।
अगर किसी के परिवार में मांस पक रहा होता तो दूसरा बच्चा उसे दूर से ही सूंघ लेता था। इसलिए ये गंध उसके लिए बिल्कुल घातक थी। उसने दा हुआंग को ढूंढने के लिए अपना सिर झुकाया, लेकिन पाया कि दा हुआंग अपने छोटे से कुत्ते के घर में छिपा हुआ था और उसने दरवाजा भी बंद कर लिया था। हालांकि यह बहुत बदबूदार था, लेकिन आखिरकार यह उसका घर था। एक कुत्ता अपने घर को गरीब होने के कारण तुच्छ नहीं समझता, और न ही किसी व्यक्ति को अपने घर को बदबूदार होने के कारण तुच्छ समझना चाहिए। दूसरा बच्चा अपनी नाक ढांकते हुए अंदर आया। उसने देखा कि उसके पिता भोजन की मेज पर बैठे थे, जबकि उसकी माँ सोफे पर बैठी थी। दोनों बहुत दूर दूर बैठे थे, मानो वे एक दूसरे को जानते ही न हों। आमतौर पर उनके पिता हमेशा उनकी माँ के ठीक बगल में बैठते थे। उनके पिता का चेहरा भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। लेकिन वह चुप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। दूसरे बच्चे को ये बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि चूंकि आज उसके पिता उसकी माँ के साथ नहीं बैठे हैं, इसलिए उस जगह के लिए कोई उससे झगड़ा नहीं करेगा। वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। माँ, माँ, क्या आपने आज सब्जियों पर खाद डाली थी? माँ ने कहा कि वह बेबी बोक चॉय खाना चाहती हैं, इसलिए पिताजी कुछ फोम के डिब्बे लाए, उन्हें मिट्टी से भर दिया और उसमें कुछ बीज बिखेर दिए। हालांकि आंगन में लगाई गई सब्जियों के लिए माँ हमेशा उन्हें अपने आप बढ़ने देती थी और उन पर कभी खाद नहीं डालती थी। केवल खेतों में बोई गई फसलों को ही इसकी आवश्यकता होगी। सी नियान ने अपना सिर घुमाकर दूसरे बच्चे की ओर देखा, उसकी आंखें चमक उठी। छोटा हान वापस आ गया है। जल्दी इधर आओ, माँ ने तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाया है, चख लो। C438 दूसरे बच्चे की आंखें चमक उठी और वह खुशी से दौड़ते हुए बोला, माँ, आपने क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। आखिर ये दुर्गंध इतनी बढ़ती क्यों जा रही थी? ऐसा लग रहा था कि वह गंध उसकी माँ से आ रही थी। दूसरे बच्चे के कदमों की गति धीमी हो गई। वह अपनी माँ के हाथ में पकड़े कटोरे को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ काला सा है। बदबू ठीक वहीं से आ रही थी। बदबूदार टोफू, आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, है ना? ये बहुत स्वादिष्ट है, आइए चख कर देखिए। सी नियान ने उसे खिलाने के लिए एक टुकड़ा उठाया, फिर भोजन कक्ष में बैठे उस बूढ़े आदमी की ओर तिरछी नजर डालते हुए नाराजगी से कहा, हम, यह जाहिर तौर पर स्वादिष्ट है, लेकिन आपके पिताजी कहते हैं कि यह स्वादिष्ट नहीं है। इसे बनाने में मैंने बहुत समय लगाया है। दूसरे बच्चे ने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन ये सुनकर कि उसकी माँ ने इसे बनाने में काफी समय लगाया है, उसका शरीर अकड़ गया। माँ, क्या मुझे सच में इसे खाना पड़ेगा? लेकिन इसमें इतनी बदबू क्यों आ रही है? उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि उसमें से बदबू आ रही थी। उसे डर था कि उसकी माँ गुस्सा हो जाएगी। सी नियान मुस्कुराई और बोली, इसकी गंध बदबूदार है ना? लेकिन कोई बात नहीं, इसकी गंध खराब है लेकिन स्वाद लाजवाब है। अगर आपको यकीन नहीं है तो इसे चख कर देखिए। अपनी माँ की उत्सुक और आशा भरी निगाहों को देखते हुए दूसरा बच्चा ना नहीं कह सका। उसने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला। इससे पहले उसने कभी भी भोजन को निगलने में इतनी कठिनाई महसूस नहीं की थी, और न ही उसने कभी भोजन को इतना भयावह अनुभव समझा था। उसे खाते देख सी नियान ने उत्सुकता से पूछा, कैसा है? क्या ये सच में स्वादिष्ट है? अब तो उतनी बदबू नहीं आ रही है ना? दूसरे बच्चे ने कुछ देर तक बेमन से चबाया और बोला, मम्मी, जब आप इसे खाती हैं तो इसकी गंध उतनी बुरी नहीं लगती। स्वाद भी ठीक है। सी नियान, झोऊ जेडोंग और याओ याओ भी नाक ढांकते हुए अंदर आए। पापा, घर में इतनी बदबू क्यों आ रही है? क्या दा हुआंग ने घर में शौच कर दिया? याओ याओ ने अपनी छोटी नाक पर चुटकी लेते हुए कहा, दा हुआंग को शर्म आनी चाहिए। सी नियान की भूख खत्म हो गई। अपने पूरे परिवार को भय से भरे चेहरों के साथ उसके कटोरे को घूरते हुए देखकर उसने संदेह से पूछा, क्या ये सचमुच इतना बदबूदार है? सभी ने एकमत होकर सिर हिलाया। सी नियान के होंठ फड़क उठे। ठीक है, वह अभी यही कह रही थी कि झोऊ युएशेन जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे सचमुच उस गंध को सहन नहीं कर पाएंगे। उसके पास बचे हुए बदबूदार टोफू को रखने के लिए जगह ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उसने कमरे में हवा आने जाने के लिए खिड़कियां खोल दी। वो भी पहले लुओसिफिन खाना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार की इस तरह की प्रतिक्रिया को देखते हुए शायद वह ऐसा नहीं कर पाएगी। वो ये भी समझती थी कि कुछ लोग इस तरह की गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके परिवार में एक भी व्यक्ति उसके स्वाद से मेल नहीं खाता।
सी नियान उदास महसूस कर रही थी और उसके चेहरे पर परित्याग की उदासी झलक रही थी। शायद गर्भावस्था ने उसे थोड़ा संवेदनशील बना दिया था। हालांकि बच्चों को ये बात पूरी तरह समझ में नहीं आई कि कोई इतनी बदबूदार चीज क्यों खाएगा, लेकिन अपनी माँ को उदास देखकर वे उन्हें सांत्वना देने के लिए दौड़ पड़े। माँ, इसमें इतनी बदबू नहीं है। अगर आप खाना चाहें तो खा सकती हैं। हाँ, भले ही उसमें बदबू हो, लेकिन जब तक माँ को वह पसंद है, तब तक वह खुशबूदार है। चिंता मत करो, माँ। अगर तुम बदबूदार भी हो जाओ, तो भी तुम हमारी माँ ही रहोगी। सी नियान, उसे और भी ज्यादा दुख हुआ क्यों। झू युशिन ने सी नियान को देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने बच्चों को दूर भगाया और खुद उसे मनाने लगा। उसने उससे कहा कि वह जो चाहे खा सकती है और उसे उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे किसी की जान नहीं जाने वाली थी, ये बस एक हल्की सी गंध थी, जिसे वे सहन न कर सकें। सी नियान ने बार बार सिर हिलाया। समर्थन मिलने से उसे कुछ आत्मविश्वास मिला। तो अगर मैं लुओसिफेन खाना चाहूँ, तो क्या वह भी ठीक रहेगा? झू युएशेन को नहीं पता था कि लुओसिफेन क्या होता है, लेकिन चूंकि वह अक्सर इसका जिक्र करती थी, इसलिए वह इसे बहुत पसंद करती होगी, इसलिए उसने सिर हिलाकर हाँ कह दी। सी नियान तुरंत संतुष्ट हो गई। उसने उससे अपने लिए नदी के घोंघे लाने को कहा और बताया कि वह खुद शोरबा उबालना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, लुओसिफेन यहाँ की एक खास डिश है, बस लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। ये नूडल्स अपनी बदबूदार लेकिन स्वादिष्ट बनावट के लिए मशहूर हैं। हो सकता है बहुत से लोग बदबूदार टोफू न खा पाएं, लेकिन लुओसिफेन खाने के शौकीन तो बहुत से लोग हैं। मर्दों को भी ये बहुत पसंद आता है। इस बार मैं इसे खुद बनाऊंगी और आप सबको ये जरूर पसंद आएगा। ये कहने के बाद उसने उत्सुकता से अपने हाथों को आपस में रगड़ा। सी नियान के पास ज्यादा शौक नहीं थे, उसे बस अच्छा खाना बनाना पसंद था। इतना ही नहीं, वो यहाँ इतने लंबे समय से थी, और भविष्य में आमतौर पर खाई जाने वाली ये चीजें इस युग में नहीं मिल सकती थीं। इसे अपने हाथों से बनाने के बारे में सोचने से उसे उपलब्धि का अधिक एहसास हुआ। उसे अपने दिल में बहुत संतुष्टि महसूस हुई। झू युएशिन ने कोमल आंखों से उसका मन बहलाते हुए फैसला किया कि इस बार चाहे कितनी भी बदबूदार हो, वह इसे जरूर आजमाएगा, क्योंकि वह इसे खुद बना रही थी। बदबूदार टोफू को लाने से पहले ही संसाधित किया गया था, और जब ये पहुंचा तो इसमें पहले से ही बदबू आ रही थी। तो ये सी नियान के खाना पकाने के कौशल में कोई कमी नहीं थी। सी नियान का खाना इतना स्वादिष्ट था कि इस बार ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होगी। अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा रखते हुए झू युएशिन अगले दिन समुद्री घोंघे खरीदने के लिए समुद्री भोजन बाजार गए। माँ, लुओसिफेन क्या होता है? ये तो बहुत दिलचस्प लगता है। क्या ये नूडल्स हैं जिन्हें नदी के घोंघों के साथ उबाला गया है? माँ, जब मैं गांव में थी, तो मैं शितुओं के साथ नदी के घोंघे लेने गई थी, लेकिन हमने उन्हें खाने की हिम्मत नहीं की। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वे खाने लायक होंगे। सी नियान मुस्कुराए और बोली, बेशक, ये खाने योग्य हैं। नदी के घोंघे को पकाने के कई तरीके हैं। मसालेदार, लहसुन के स्वाद वाले, और इन्हें उबालकर शोरबे में डालकर लुओसिफेन भी बनाया जा सकता है। लुओसिफेन यहाँ मिलने वाले कांच के नूडल्स जैसा नहीं होता, ये चावल के नूडल्स से बनता है, जो बहुत चबाने वाले होते हैं। जब उसने इस तरह से इसका वर्णन किया, तो बच्चे घबराकर बोले, मम्मी, तो मुझे 2 बड़े कटोरे खाने हैं। ठीक है। उनका इतना समर्थन देखकर सी नियान का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। लुओसिफेन का स्वाद मुख्य रूप से इसके अनूठे शोरबे में निहित है। इस शोरबे को नदी के घोंघे, रेतीली अदरक, तारा अनीस, दालचीनी, लौंग और अन्य मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है। झू युएशिन ने सी नियान की जरूरत की चीजें खरीदी, नदी के घोंघों को सावधानीपूर्वक साफ किया और फिर उन्हें पकाने के लिए बर्तन में डाल दिया। सी नियान ने कुछ खट्टी बांस की कोम्पलों का अचार भी बनाया। सूप को सूंघकर, जिसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं थी, दूसरे बच्चे को राहत महसूस हुई और उसने कहा, पापा, इसे सूंघिए, इसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं है। मम्मी ने हमसे झूठ नहीं बोला था। झू युएशिन ने सिर हिलाया। सी नियान ने मिर्च की चटनी और तले हुए टोफू के छिलके भी बनाए। जब उसने देखा कि मसाले लगभग तैयार हैं, तो उसने नूडल्स को उबालने के लिए बर्तन में डाल दिया। बच्चे उत्सुकता से भरे चेहरों के साथ चारों ओर जमा हो गए। माँ को जो लुओसिफेन खाना बहुत पसंद था, वह निश्चित रूप से स्वादिष्ट होने वाला था। जैसे ही सबने अपने अपने नूडल्स निकाल लिए, सी नियान ने पहले से अचार बनाकर रखे खट्टे बांस के अंकुर निकाले और कहा, वाह, यही तो लुओसिफेन की असली जान है। ये खट्टे, कुरकुरे और बेहद स्वादिष्ट होते हैं।
लेकिन अगर आपको इसके तेज स्वाद से परेशानी हो रही है, तो इसे डालने की जरूरत नहीं है, सी न्यान ने कहा। दूसरे बच्चे ने खट्टी बांस की कोम्पलों को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। माँ ने जो पुदीना, जंगली लहसुन और सूखी मूली अचार में डाली थी, वो सब बहुत खट्टी, मसालेदार और ताजगी देने वाली थी। ये भी जरूर स्वादिष्ट होगी। वो तुरंत अपना कटोरा लेकर दौड़ पड़ा और बोला, माँ माँ, मुझे थोड़ा चाहिए, मुझे थोड़ा चाहिए, मुझे ढेर सारा दो। सी नियान ने भौहें चढ़ा ली। क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? क्या आपको डर नहीं है कि इससे बदबू आएगी? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह उस बदबूदार टोफू जैसा नहीं था जो उसने पिछली बार देखा था, जो पूरी तरह से काला था और देखने में सड़ा हुआ लग रहा था। दूसरा बच्चा बहुत आत्मविश्वासी था। साथ ही इसे माँ ने खुद बनाया है, इसलिए इसका स्वाद खराब तो बिल्कुल नहीं होगा। सी नियान ने ढक्कन को घुमाकर खोला और उसमें से एक अजीब सी गंध निकली। दूसरे बच्चे की उम्मीद भरी मुस्कान अचानक जम गई। वो अनिश्चितता से आगे झुका और गंध सूंघते हुए बोला, उफ टिल्डर। सी 439। कुछ बच्चे जो पहले और खाना लेने के लिए कतार में खड़े थे, अचानक अपनी जगह पर रुक गए, अपना सिर घुमाया और अनदेखा करने का नाटक किया। पिताजी, मुझे लगता है कि यह ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट लगता है। झू युएशिन 2 सेकंड तक चुप रहने के बाद बोला, हाँ चलो इसे ऐसे ही खा लेते हैं। दूसरे बच्चे का हाथ कांप रहा था, वह अपनी माँ को भय से देख रहा था। सी नियान ने बेबसी से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें पसंद नहीं है, तो खुद पर जबरदस्ती मत करो। जाओ खा लो, माँ तुम्हें इसे खाने के लिए मजबूर नहीं करेगी। वह इतनी भी निर्दयी नहीं थी कि बच्चों को अपने साथ खाने के लिए मजबूर करे। दरअसल लोसिफिन में मौजूद खट्टी बांस की कोम्पलों को अगर थोड़े समय के लिए भिगोया जाए तो उनमें से बदबू नहीं आनी चाहिए। शायद उसने कहीं कोई गलती कर दी है। हालांकि उसमें से बदबू आ रही थी, लेकिन उसका स्वाद खराब नहीं हुआ था। यह अभी भी खाने योग्य था। दूसरे बच्चे ने सावधानी से उसकी ओर देखा। माँ, क्या आप नाराज नहीं हैं? सी नियान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, माँ क्यों गुस्सा होंगी? माँ तो पहले से ही बहुत खुश हैं कि छोटी हान मेरे साथ खाना खा सकी। उसने हाथ बढ़ाकर अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। जाओ खाना खा लो, बाद में सूख जाने पर इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे बच्चे ने भारी मन से सिर हिलाया। सी नियान ने थोड़ा सा खुद को परोसा, ज्यादा नहीं, बस चखने के लिए। लुओसिफिन की गंध बहुत तेज थी, ऐसी गंध जो कई दिनों तक दूर नहीं होती थी। हालांकि सी नियान को इसे खाना बहुत पसंद था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि इसकी गंध कितनी घातक होती है। खाना खाने के बाद वह दांत साफ करने और हाथ मुंह धोने चली गई। लेकिन जब वे रात को सोने गए और झो युएशिन ने उसे गले लगाया, तो उसे अब भी उसकी हल्की सी गंध महसूस हो रही थी। बदबूदार महीना आखिरकार बीत गया। बहुत ज्यादा खाने के बाद सी नियान इससे ऊब गई और उसे खट्टी चीजें ज्यादा पसंद आने लगी। झू युएशिन को वह कहावत याद आ गई जिसका उसने जिक्र किया था कि खट्टी चीजों की चाहत लड़के की और मसालेदार चीजों की चाहत लड़की की होती है, और वह चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें एक और बेटा होने वाला था? उन्हें लगा कि उनके पास पहले से ही पर्याप्त बेटे हैं, बेटी होना सबसे अच्छा होगा। हालांकि उनके लिए राहत की बात यह थी कि पिछले 3 महीनों में सी नियान को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। उसे सुबह की मतली बहुत कम होती थी और वह खूब खाती पीती थी। शायद गर्भावस्था के कारण उसका शरीर अधिक से अधिक भरा हुआ हो गया था। जब सी नियान स्कूल गई, तो दूसरों को लगा कि उसका वजन बढ़ गया है। सौभाग्य से उनका शरीर स्वाभाविक रूप से पतला था, इसलिए अगर उनका वजन बढ़ता भी तो ये स्पष्ट नहीं होता। वह सेहतमंद और बेहद तरोताजा दिखती थी, और बेहद खुशमिजाज और सहज महसूस करती थी। पिछले कुछ महीनों में सी नियान का पेट बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए उसने विशेष रूप से कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। वह चाहती थी कि वह इस साल अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर ले। जब दिसंबर का महीना आया, तो बीजिंग में भारी बर्फबारी हुई। सी नियान ने समय से पहले छुट्टी ले ली और अपने पाठ्यक्रम पूरे कर लिए। क्योंकि ठंड थी, इसलिए उसने झो युएशिन से बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम करवाया। वो घर पर ही रुककर कुत्ते को टहलाने ले गई और टीवी देखने लगी। एकमात्र कमी ये थी कि झो युएशिन, जो कि एक स्थानीय निवासी था, सब्जियां उगाने में वास्तव में असफल रहा। कुछ ही पौधे उगे, लेकिन उन्हें कीड़ों ने खा लिया। जब तक सी नियान ने उन्हें बचाने की कोशिश की, तब तक मौसम ठंडा हो गया और वे सभी ठंड से जमकर मर गए। उत्तर में तापमान दक्षिण की तुलना में काफी कम था।
सर्दियों में 0 से नीचे के तापमान की तो बात ही छोड़िए, हवा भी बहुत तेज चल रही थी। सी नियान इससे पहले कभी इतनी ठंडी जगह पर नहीं रही थी, और गर्भवती होने के कारण उसे इसे सहन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। उन्होंने घर पर एक विदेशी चूल्हा और मधुकोशनुमा कोयले की ईंटें जलाना शुरू कर दिया। तभी जाकर मौसम गर्म हुआ। स्वाभाविक रूप से वे इस साल नए साल के लिए वापस नहीं जा सके। सी नियान ने अपने परिवार को एक पत्र लिखकर कहा कि वे चिंता न करें और वो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वापस आ जाएगी। कड़ाके की ठंड में गर्भवती होना और कई बच्चों को लेकर ट्रेन में यात्रा करना सचमुच असहनीय यातना थी। उनके परिवार ने उन्हें नए साल का बहुत सारा सामान फिर से भेजा। मियाओ चुनहुआ की दुकान खुलने के तुरंत बाद से ही खूब फल फूल रही थी, और अब उन्होंने कई शाखा स्टोर खोल लिए हैं। ये सुनकर कि सी नियान गर्भवती है, उसने उससे मिलने का समय निकाला, लेकिन वास्तव में वह उससे लुओसिफेन खाने गई थी। इस बार चेन नान और चेन हाउरान भी उसके साथ आई थीं। वे सभी सी नियान द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन को खाने आए थे। इससे पहले सी नियान बहुत सारी अचार वाली मूली और जंगली लहसुन भेजा करती थी, और कभी कभी कुछ पेस्ट्री भी बनाती थी। चेन नान अपने गृहनगर में रहती थी और उसे ये स्वाद बहुत पसंद थे। चेन हाउरान को मीठी पेस्ट्री पसंद थी, इसलिए पिता और पुत्र दोनों खाने पीने की चीजें मांगने के लिए आ गए। मियाओ चुनहुआ ने फोन पर यह सुनने के बाद कि सी नियान ने लुओसिफेन और बदबूदार टोफू बनाया है, खासकर तब से वह इसके बारे में लगातार बात करती रही। उसने कहा कि जब वह यात्रा करती थी, तो उसने अपने माता पिता के साथ चांगशा का बदबूदार टोफू चखा था और लुओसिफेन के बारे में भी सुना था। वैसे दोनों ही बहुत स्वादिष्ट थे। अब जब आखिरकार उसे आने का समय मिल गया, तो वे दोनों आदमी, जिनके कान इसके बारे में इतना सुनने से कठोर हो गए थे, स्वाभाविक रूप से इसे चखने की बड़ी उम्मीदों के साथ आए। अरे लिटिल डोंग और लिटिल हान, क्या तुम्हारी माँ द्वारा बनाया गया लुओसिफेन और बदबूदार टोफू सचमुच इतना स्वादिष्ट होता है? चेन हाउरान ने बच्चों को बाहर बर्फ का पुतला बनाते देखा और उत्सुकता से पूछा। बच्चों ने अपना काम रोक दिया और उससे पूछा, क्या आप थोड़ा खाना चाहते हैं? चेन हाउरान ने सिर हिलाया। हाँ, हम इतनी दूर सिर्फ यही खाने के लिए आए हैं। मेरी माँ ने इसकी इतनी तारीफ की है, तो मुझे इसे जरूर चखना चाहिए। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या आप सचमुच इसे खाने वाले हैं? चेन हाउरान ने सिर हिलाया। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तो फिर तुम्हें सारा खाना खत्म करना होगा। खाना बर्बाद मत करो, नहीं तो माँ नाराज हो जाएगी, बच्चों ने सलाह दी। उन्होंने उसे कुछ दया भाव से देखा। चेन हाउरान असमंजस में पड़ गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है? हमारी राय मायने नहीं रखती। हमारी माँ को ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। चेन हाउरान ने बच्चों को देखा और महसूस किया कि वे बहुत अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। अचानक उसे किसी चीज की गंध आई। वो बहुत बदबूदार थी। उसने चारों ओर देखा और दा हुआंग को एलवी स्वेटर पहने हुए पाया। वह रुका, अपनी जैकेट की जिप खोली और अपने स्वेटर को देखा। क्या ये बिल्कुल वैसा ही था? क्या उसकी माँ ने उसके लिए जो स्वेटर खरीदा था, वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा सी नियान के कुत्ते ने पहना हुआ था? चेन हाउरान हक्का बक्का रह गया। जब उसकी माँ ने कहा कि उसके दोस्त के बच्चे को ये बहुत पसंद आया, तो क्या वह इसी कुत्ते के बारे में बात कर रही थी? चेन हाउरान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैसे ही वह हंगामा करने ही वाला था, उसे अचानक गंध और तेज होती महसूस हुई। अरे लिटिल हान, क्या तुम्हारे कुत्ते ने पॉटी कर दी? जल्दी जाओ और उसे उठा लो, बहुत बदबू आ रही है। इतना बड़ा कुत्ता तो बहुत ज्यादा मल त्याग करता होगा, इसीलिए तो उसमें से इतनी बदबू आती है। चेन हाउरान नाक धांकते हुए खड़ा हो गया। दा हुआंग ने उसकी ओर आंखें घुमाई, करवट बदली और बेफिक्र भाव से सोना जारी रखा। ये देखकर कि बच्चे उसकी बात अनसुनी कर रहे हैं, चेन हाउरान को मुड़कर पहले घर के अंदर जाना पड़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि अंदर की गंध और भी बदतर थी। हे भगवान, बहन, क्या तुम्हारा शौचालय फट गया? फिर उसने अपनी माँ को खाने का कटोरा लिए बाहर आते देखा। उसने गहरी, मदहोश सी सांस ली और बोली, ये खुशबू कितनी मनमोहक है, बिल्कुल कहानियों जैसी। हाउरान, तुम यहाँ हो। जल्दी जाओ और कुछ नूडल्स ले आओ, अगर वे गीले हो गए तो उनका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। चेन हाउरान ने अपनी माँ को हैरानी से देखा। क्या वह सच में इतनी बदबूदार जगह में खाना खा सकती है? उनकी माँ सचमुच एक निर्दयी इंसान थी। उसने झटपट अपनी नाक ढकी और रसोई की ओर चल पड़ा। उसका इरादा था कि वह सी नियान को बताए कि वह तुरंत किसी को बुलाकर इस बदबू को दूर करे। हालांकि रसोई में प्रवेश करने पर उन्होंने पाया कि वहां और भी ज्यादा बदबू आ रही थी।
उसने ऊपर देखा तो सीनियान, मानो उसकी सूंघने की शक्ति ही खत्म हो गई हो, कटोरे में खाना डालते हुए मुस्कुरा रही थी। मैंने तुम्हारी माँ से सुना है कि तुम्हें मेरे लोसिफिन की बहुत इच्छा हो रही है। जल्दी करो और इसे निकाल कर खा लो। तभी चेन हाउरान को एहसास हुआ कि दुर्गंध उसके कटोरे से आ रही थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नूडल्स का कटोरा लेकर बाहर निकलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीने की इच्छा खो दी हो। चेन हाउरान ने आखिरकार देखा कि उसके पिता और झो युएशेंग गायब थे। उसने पूछा, माँ, मेरे पिताजी और चाचा झो कहाँ हैं? उसकी माँ बदबूदार नूडल्स के बड़े बड़े निवाले लेते हुए बिना ऊपर देखे बोली, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे चाचा झो को कुछ काम है, वे अध्ययन कक्ष में गए हैं। चेन हाउरान, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पिता को शुरू से ही सब पता था, इसीलिए वह इतनी तेजी से भागा? हे भगवान, एक खूंखार बाघ भी अपने शावकों को नहीं खाता। उसके पिता ने उसे क्यों नहीं पुकारा? सी 440 आंखों में आंसू लिए और अपनी माँ और सी नियान की आग्रह भरी निगाहों के बीच चेन हाउरान ने एक निवाला लिया। इस एक निवाले के साथ ही वह स्तब्ध रह गया। इसमें से बदबू क्यों नहीं आ रही थी? मिर्च के तेल की सुगंध और तले हुए अंडे से एक ही निवाले में फूटने वाले गाढ़े शोरबे ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। ये चीज सचमुच बहुत स्वादिष्ट थी। चावल के नूडल्स मुलायम और चबाने में मजेदार थे। खट्टी बांस की कोम्पलों से बदबू तो आ रही थी, लेकिन उनका स्वाद खट्टा, कुरकुरा और ताजगी भरा था। अंदर डाली गई हर एक टॉपिंग स्वादिष्ट थी। हालांकि उसे तीखा खाना खाने की आदत नहीं थी। सी नियान ने उसमें थोड़ा सा ही मसाला डाला था, लेकिन फिर भी वह इतना तीखा था कि उसकी सांस फूलने लगी। तेज गर्मी के बावजूद वह लगातार खाना खाता रहा। इतनी ठंड में खाना खाने से उसे खूब पसीना आ रहा था। बच्चे असल में अंदर आकर उस पर हंसना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे उसे नूडल्स को बड़े बड़े निवालों में भरकर खाते हुए देखेंगे और वह गंध से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। बच्चे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। अब भी वे खट्टी बांस की कोम्पलों की गंध के पूरी तरह से अभ्यस्त नहीं हो पाए थे। अपना कटोरा खत्म करने के बाद भी चेन हाउरान को संतुष्टि नहीं मिली। उसने बेशर्मी से सी नियान के पास जाकर पूछा कि क्या वह उसके लिए कुछ खट्टी बांस की कोम्पलें पैक करके घर ले जा सकती है। ये देखकर कि आखिरकार वह किसी को इसकी सिफारिश करने में सफल हो गई है, सी नियान खुश हुई और उसने उसके लिए काफी मात्रा में सामान पैक कर दिया। उसने उससे कहा कि भविष्य में जब भी उसे और कुछ चाहिए हो तो वह उसके पास आ सकता है। चेन हाउरान खुशी खुशी खट्टी बांस की कोम्पलों से भरी आधी बाल्टी को गले लगाते हुए घर चली गई। जब 12वां चंद्र महीना आता था तो हर घर में सुअर, भेड़ और मुर्गियों को मारना शुरू कर दिया जाता था। जिंग शहर में सुबह सुबह बर्फबारी हुई। पिछली रात मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब वे अगले दिन उठे तो बाहर भारी बर्फ हंस के पंखों की तरह गिर रही थी। जैसे ही वे उठे, उन्हें हर घर की चिमनियों से धुआं उठता दिखाई दिया और बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई दी। नव वर्ष का समय था और पड़ोस के सभी बच्चे छुट्टियों के लिए घर लौट आए थे। हाल ही में कई लोग यहाँ आकर बसे भी थे। हालांकि यहाँ भूत प्रेतों की अफवाहें अभी अभी दूर हुई थीं, फिर भी ये जगह बहुत अच्छी थी और सभी सुविधाओं के करीब थी। इसके अलावा पहले फैली अफवाहों के कारण यहाँ घर किराए पर लेना बहुत सस्ता था, इसलिए बहुत से लोग वहां आकर बस गए थे। भारी बर्फबारी के कारण सी नियान बच्चों को कुछ डाउन जैकेट खरीदने के लिए बाहर ले जाने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी किसी ने सामने के दरवाजे पर दस्तक दी। बहन सी नियान, क्या आपका पति घर पर है? बाहर खड़े व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लाकर पूछा। माँ, मैं दरवाजा खोलकर आता हूँ। दूसरा बच्चा, जिसने सिर्फ एक स्वेटर पहना हुआ था, धड़धड़ाते कदमों से बाहर भागा। उसे ठंड लगने के डर से सी नियान उसे कोट पहनने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बाहर अभी भी बर्फ गिर रही थी। भारी बर्फ ने दरवाजे को मोटी परत से ढक दिया था। दा हुआंग के छोटे से कुत्ते के घर और पास के पेड़ों पर भी काफी बर्फ जमा हो गई थी, जिससे वह जगह बेहद खूबसूरत लग रही थी। दा हुआंग का आधा शरीर कुत्ते के घर में छिपा हुआ था और उसका सिर बाहर निकला हुआ था। सौभाग्य से उसके बाल जल्दी उगाए और लगभग पूरी तरह से वापस आ गए थे। तिब्बती मास्टिफ नस्ल के कुत्तों के बाल स्वाभाविक रूप से बहुत घने होते हैं, इसलिए उसे ठंड लगने की कोई चिंता नहीं थी। बाहर खड़ी चाची ने पूछा, शाओहान, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या वे घर पर हैं? सी नियान ने तुरंत जवाब दिया, वांग आंटी, हम घर आ गए हैं। क्या आपको हमसे कुछ चाहिए? ओह, शुक्र है तुम घर आ गए। आज मेरे परिवार में सुअर काटने का काम है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं। मैं तुम्हारे आदमी से मदद मांगना चाहता था।
वे पहले भी यहाँ से गुजरे थे और उनकी मुलाकात झो युएशिन से कई बार हुई थी। हालांकि वह दक्षिणी क्षेत्र का निवासी था, लेकिन वह लंबा और हट्टा-कट्टा था और कोई भी एक नज़र में बता सकता था कि वह बहुत मजबूत होगा। उसके परिवार ने लगभग 500 किलो वजन का एक सूअर पूरे साल भर पाला था। पहले तो उन्होंने उसे कसाईखाने तक ले जाकर वापस लाने की योजना बनाई थी, लेकिन किसे पता था कि आज सुबह उन्हें भारी बर्फबारी और बंद सड़कों का सामना करना पड़ेगा। गाड़ी को बाहर नहीं निकाला जा सका। उनके पास आज इसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार उन्होंने सुअर को काटने के लिए एक शुभ तिथि का अनुमान लगाया था और आज का दिन इसके लिए अच्छा था। दुर्भाग्यवश उनके पास यहाँ मदद करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे। वो लगातार कई घरों में गई लेकिन उसे केवल 2 ही मददगार मिले। सी नियान के घर के पास से गुजरते हुए उसे अपने प्रेमी की याद आ गई, इसलिए वह जल्दी से उससे पूछने के लिए आई। ये सुनकर सी नियान ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। सुआ को काटना, ये कब है? मेरी लाओ झो घर पर नहीं है, उसने बेबसी से कहा। कल ठीक रहेगा या आज दोपहर भी? झो युएशिन अब आमतौर पर दोपहर में जल्दी लौट आती है। तो फिर यह एक समस्या है। हमने किसी से सुअर को काटने का समय पता करवाया और यह ठीक 10 बजे होना चाहिए। यही सबसे अच्छा समय है। सी नियान के होंठ फड़कने लगे। यहाँ तक कि सुअर काटने के लिए भी शुभ समय का ध्यान रखना पड़ता था। पिछली पीढ़ी के लोग वाकई बहुत सतर्क थे। उसने माफी मांगते हुए कहा, लाओ झो की कंपनी में अभी छुट्टियां शुरू नहीं हुई हैं, इसलिए वह अभी भी काम पर है। दूसरे पक्ष को तुरंत अफसोस हुआ। कोई बात नहीं, आप बच्चों को मेरे घर सुअर काटने की दावत के लिए ले आइए। आज खूब मस्ती होगी। सी नियान को थोड़ी असहजता महसूस हुई। हालांकि वे मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करते थे और पड़ोसी पहले भी उसके घर आ चुके थे, फिर भी वे एक दूसरे से उतने परिचित नहीं थे। फिर उसने दूसरे पक्ष को ये कहते सुना, सभी पड़ोसी जा रहे हैं। शिष्टाचार की कोई बात नहीं, सब एक दूसरे को जान सकते हैं। ये सुनकर सी नियान के लिए मना करना मुश्किल हो गया। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं कपड़े बदलकर बाद में मदद करने के लिए आ जाऊंगी। उन दिनों सुअर का वध करना एक बड़ा आयोजन होता था और कई पड़ोसी और रिश्तेदार मदद करने जाते थे। चूंकि उन्होंने उसे आमंत्रित किया था, इसलिए मना करना काफी अपमानजनक होगा। दरअसल सी नियान को इस तरह का जीवंत माहौल काफी पसंद था। उसके बगल में बैठा दूसरा बच्चा इतना उत्साहित था कि खुशी से झूम रहा था। माँ, माँ, क्या मैं भी जा सकता हूँ? मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ, हाँ, हम सब जा रहे हैं। जल्दी करो और अपना कोट पहन लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। सी नियान ने उसके छोटे से सिर पर थपथपाया। इस बच्चे को सचमुच भीड़ भाड़ बहुत पसंद थी। भले ही उसके पिता हर दिन सुअर काटते थे, फिर भी वह ऐसी किसी जगह को देखकर बहुत खुश हो जाता था। वह बेबसी से मुस्कुराई और पहनने के लिए मोटे कपड़े ढूंढने घर के अंदर चली गई। जैसे ही वह झो युएशिन को फोन करके उसकी हालत के बारे में पूछने की सोच रही थी, तभी वह आदमी बर्फ से ढका हुआ बाहर से अंदर आ गया। झो युएशिन ने अपने शरीर से बर्फ झाड़ी। उसे और बच्चों को बाहर जाने के लिए तैयार देखकर उसने पूछा, क्या आप लोग बाहर जा रहे हैं? सी नियान ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर सिर हिलाया। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? मैं तुम्हें अभी फोन करने ही वाली थी। आंटी वान के परिवार में आज सुअर काटा जा रहा है और वो बस ये देखने आई थी कि क्या तुम मदद कर सकते हो। झू युएशिन ने बताया, आज अचानक बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई और सड़कें अवरुद्ध हो गईं। सामान न तो भेजा जा सकता है और न ही लाया जा सकता है, इसलिए हमें आज छुट्टी मिल गई है। बहुत बढ़िया, चलिए साथ मिलकर करते हैं। आपने बहुत समय से सुअर नहीं काटा है, क्या आपका अभ्यास छूट गया है? झू युएशिन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। नहीं, बाहर भारी बर्फबारी हो रही थी, इसलिए झू युएशिन ने अपने सिर पर टोपी और स्कार्फ पहन लिया। अपने पैर को आगे बढ़ाते हुए, ताकि वह आदमी उसे स्नो बूट्स पहना सके, सी नियान ने कहा, मुझे इतनी जल्दी बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी। बाद में, जब वांग परिवार का काम खत्म हो जाए, तो चलो बच्चों के लिए डाउन जैकेट खरीदने चलते हैं, नहीं तो बहुत ठंड हो जाएगी। झू युएशिन ने अपने जूते पहनना समाप्त किया और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। बच्चों ने अपनी टोपी, कान ढकने वाले यिम्फ और स्कार्फ भी पहन लिए। पूरा परिवार छोटे छोटे पकौड़ों की तरह लिपटा हुआ था। खासकर याओ याओ, शायद अच्छे खान पान की वजह से वह छोटी बच्ची काफी गोल मटोल हो गई थी। उसका छोटा सा चेहरा गोल और बेहद प्यारा था। इस समय कानों पर मुलायम ईयम्फ, सिर पर टोपी और उसी रंग का लाल स्कार्फ पहने हुए उसका छोटा सा चेहरा एकदम गोल और दमकता हुआ लग रहा था,
मानो वह उत्सव की खुशी से भरा हुआ हो। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।